अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। मैं उम्र में से शख्स की पोती के बराबर हूँ जिससे आप मुझे ब्याने चले हैं। किरण ने हरासा होकर कहा, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, इसकी आमदनी देखी जाती है। और साइम रहमान एक अरबपति बूढ़ा है। अरे ऐश करोगी ऐश, यहाँ क्या रखा है? जहेज़ ना होने की वजह से भाई की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी। इतना अच्छा बर्तो नसीबों से मिलता है। साइम रहमान कौन सा ज़्यादा जिएगा, बीमार और बूढ़ा है। इसकी बेवा होकर भी तुम घाटे में नहीं रहोगी। उज़्मा भाभी ने स्पाट और तेज़ लहजे में कहा। खुदा के लिए भाभी रहम करे मेरे हाल पर। वो रोने वाली होकर बोली, रहम तुम क्यों नहीं करती हो हमारे हाल पर? 7,000 माहवार तनख्वाह है तुम्हारे भाईजान की। मेरी भी 2 बेटियां हैं, बेटा है। इनकी तलीम, खुराक और दूसरे अखराजात रो रो कर पूरे करती हूँ। घर के 100 खर्चे हैं। कल को बेटियां जवान होंगी तो इनकी शादी ब्याह की फ़िक्र लाक हो जाएगी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही तुम्हारे भाईजान 3-3 लड़कियों का जहेज़ किस तरह तैयार करेंगे? कभी सोचा है तुमने? उज़्मा भाभी ने गुस्से से कहा। तो आप मुझे कैश करवाना चाहती हैं? वो दुखी लहजे में बोली। देखो किरण, हमने अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। वो तो साइम रहमान ने खुद ही हमें शादी की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए दे दिए हैं और तुम्हारे भाईजान को अपनी फैक्ट्री में 15,000 माहवार तनख्वाह पर मुलाजिम रखने का वादा किया है और घर और गाड़ी भी मिलेगी। 20 लाख रुपए साइम रहमान ने हमारे बच्चों की शादियों के लिए, तलीमी खराजात के लिए दिए हैं। अब बताओ हम कभी इतनी बड़ी रकम का सोच सकते हैं? अब शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें गरीब घर में पैदा करके सूरत हुरो जैसी अता कर दी और तुम साइम रहमान को पसंद आ गई, वरना अच्छी सूरत को बगैर जहेज़ के कोई कबूल नहीं करता। उज़्मा भाभी ने सारी बात बताने के बाद इसे इसके हुस्न और गुर्बत का एहसास दिलाया। लोग क्या कहेंगे? और साइम रहमान के घर वाले, इसके बीवी बच्चे? वो रोते हुए बोली, बेटा साइम रहमान कवारा है, अब तक इसने शादी नहीं की थी। नईम भाई ने अपनी खामोशी का कफल तोड़ते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। दौलतमंदों को शादी की ज़रूरत भी क्या होती है, बगैर शादी के ही। वो जुमला अधूरा छोड़कर लब काटने लगी। किरण बेटा, मैं भाई हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ही रिश्ता कबूल किया है। रिश्ता या पैसा? वो सुलग कर बोली, तुम्हारे वसीले हमारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, आखिर इस घर की बहन बेटी हो। कुछ तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ बनता है। मेरे भाई गफ़ार के रिश्ते से तुमने इनकार कर दिया, अब इस अरबपति के रिश्ते से इनकार करी हो। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है, ये कोई तीसरा तो बीच में नहीं है। उज़्मा भाभी ने तंजिया और मशकूक लहजे में कहा तो वो तड़प कर बोली, प्लीज़ भाभी मुझ पर तोहमत मत लगाएं। आपका भाई जिस किस्म का आदमी है आप अच्छी तरह जानती हैं। और साइम रहमान के रिश्ते से इनकार मैं सिर्फ इसकी ज़्यादा उम्र की वजह से कर रही हूँ। और एक उम्र रसीदा दौलतमंद मर्द अगर किसी नौजवान लड़की से शादी करता है तो उसके पीछे ज़रूर कोई गड़बड़ होती है। किरण बेटा, साइम रहमान इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है। मैं कई बार इससे मिल चुका हूँ, सब इनकी तारीफ़ें करते हैं। तुम इनके साथ खुश रहोगी। नईम भाई ने नरमी से समझाया तो उज़्मा भाभी ने तलख और तेज़ लहजे में कहा, ना शुक्रेपन का तो कोई इलाज नहीं है। और नईम, ये आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? हम हाँ काट चुके हैं। इस जुम्मे इसका सादगी से निकाह होगा और साथ ही रुखसती हो जाएगी। आप बड़े हैं इस घर के, इसके बाप की जगह पर है। आप इसे आपका हुक्म बिला झिझक मानना चाहिए। आखिर एक दिन तो इसे ब्याना ही है। कब तक ये हमारे सीने पर मूंग धलती रहेगी? उज़्मा, ये बच्ची है, तुम प्यार से नहीं समझा सकती? नईम भाई ने इन्हें डांटा। आपके लाड़ प्यार ने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा दिया है। अब क्या रिश्ते से निकाल करके ना कटवाएंगी? उज़्मा भाभी ने इसी लहजे में कहा। भाभी प्लीज़ आप दोनों आपस में मत झगड़े, आप मेरे बड़े हैं। अगर आप इस रिश्ते से खुश हैं तो मुझे आपकी खुशी कबूल है। आप शादी की तैयारी करें। किरण ने हिम्मत करके भीगते लहजे में कहा तो वो दोनों खुशी से मुस्कुरा दे। जीती रहो। नईम भाई ने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा। देखना तुम बहुत खुश रहोगी, राज करोगी साइम रहमान के दिल पर और इसके महलनुमा घर पर। बस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सब तैयारी कर लूँगी। और जानती हो साइम रहमान ने तुम्हारा हक में 5 करोड़ मुकर्रर किया है। अपनी खुशी से हमने कुछ नहीं कहा था। उज़्मा भाभी इसकी हाँ सुनते ही खुशगवार लहजे में बोली और इसके माथे पर बोसा दिया। ये मुझे नहीं, इस दौलत को चूमा जा रहा है जो मेरे तफैल इस घर में आ रही है। आप लोगों ने 25 लाख में मेरा सौदा कर दिया। किरण ने दिल में सोचा। किरण, तुम मनफी अंदाज मैं क्यों सोच रही हो? तो मुस्बत भी तो सोच सकती हो। तुम्हारी इस कुर्बानी से तुम्हारे भाईजान के सिरे से माशी बोझ कम हो जाएगा। इसके बच्चे आला इदारों में तलीम हासिल करेंगे और अच्छे घरों में इनकी बेटियां ब्याही जाएंगी। इनके रहन सहन में भी खुशहाली और बेफिक्री आ जाएगी। अच्छी गाड़ी और घर मिल जाएगी। और तुम्हारे अमीर रिश्तेदार जो तुम्हारे घर का रुख नहीं करते वो भी तुम लोगों के को रक्श की निगाह से देखने लगेंगे। कुर्बानी, बस एक कुर्बानी और खुशी अपनी ज़ात की, अपने मन की खुशी मार कर तुम ये सब आसाइश, सहूलियात, आसानियाँ और वक़ार अपने भाई और भाभी और इनके बच्चों को
को दिलवा सकती है। और ज़िंदगी तो है ही दूसरों के लिए अपनी खुशी और ख्वाहिश और पसंद को कुर्बान कर देने का नाम, ये तो फिर तुम्हारे अपने हैं। अपनों के लिए अपनी खुशी को ख़त्म करके तुम खसारे में हरगिज़ नहीं रहोगे। किरण के दिमाग ने इसे दलीलों से समझाया तो वो कुछ देर कुर्सी की पुर से सर टकाए सुकून से बैठी रही। फिर यकायक इसके दिमाग में शक, वहम और अंदेशे कीड़ों की तरह निकलने लगे। एक उम्र सीधा और बीमार अमीरज़ादा और मुझसे किस लिए शादी कर रहा है, इसे मेरी सूरत ने मुतासिर किया है, या वो मुझे अपने बिज़नेस का पुर्जा बनाना चाहता है, या वो शौकीन मिजाज शख्स है। इन बूढ़े अमीरों को यूं भी नई नई शादियां रचाने का शौक़ होता है। दौलत की फरावानी ने ऐश व तराब में मुब्तला किए रखती है। मर्द के पास दौलत हो तो वो खूबसूरत औरत के हसूल के लिए सबसे पहले कोशिश करता है, और जब साहिब रहमान बीमार है तो वो शादी क्यों करना चाहता है, अल्लाह तौबा, मगर मर्द औरत के बगैर ही रह ही नहीं सकता, ख्वाह उम्र का कोई पहर ही क्यों ना हो। इसे अपनी खिदमत गुजारी, ताबेदारी और दिलदारी के लिए एक औरत हमेशा दरकार होती है। मैं साहिब रहमान के लिए क्या होंगी, इसकी दौलत से ख़रीदा हुआ एक डेकोरेशन पीस ही है। वो मुझे अपनी बीवी का मुकाम और एहतराम देगा, कहीं वो मुझे किसी गलत मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेगा। और खुदाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो सोते सोते वहमों और अंदेशों में घिरी बिस्तर पर लेट गई। दिमाग थकन से चूर हो गया तो उसे नींद ने आ दबोचा। अज़ीम और कुलसूम बेगम के 2 ही बच्चे थे, नईम अहमद और इनकी 9 बरस छोटी किरण। अज़ीम अहमद महकमा डाक में हेड क्लर्क थे उन्होंने, और कुलसूम बेगम ने अपने 5 मरला के घर में रहकर अपनी कलील तनख्वाह में दोनों बच्चों को तलीम दिलवाई। नईम अहमद ने रियाजी में मास्टर किया था और बड़ी तगवदूद के बाद इन्हें एक मुकामी बैंक में मुलाजमत मिल गई थी। मुलाजमत मिलने के 1 साल बाद अज़ीम अहमद और कुलसूम बेगम ने इनकी शादी उज़्मा इफ्तिखार से कर दी, जो कुलसूम बेगम के भाई इफ्तिखार और दीन की बेटी थी। इनके यहाँ शादी के पहले साल जुड़वा बेटियां पैदा हुई। एक का नाम उन्होंने आमना रखा, दूसरे का आसफ़ा। दूसरे साल इनके यहाँ नदीम की आमद हुई, इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। किरण चूँकि अज़ीम अहमद और कुलसूम बेगम की इकलौती बेटी थी और नईम अहमद की छोटी बहन थी, इसलिए सबकी लाडली और चहेती थी। वो बहुत लायक और ज़हीन थी। उज़्मा भाभी मिजाज की तेज़ थी, इसलिए इससे ज़्यादा प्यार या लगावट का मुजाहरा नहीं करती थी। नईम अहमद तो किरण को भी अपने बच्चों की तरह चाहते थे। यही वजह थी कि अज़ीम अहमद और कुलसूम बेगम के इंतकाल के बाद उन्होंने इससे बाप की शफ़क़त और माँ की मोहब्बत का एहसास अपने रवैये से दिलाया था। आमना और आसफ़ा दोनों स्कूल जाने लगी थी और दोनों ही क्लास 1 में थी। किरण ने इन दिनों MA इंग्लिश का इम्तिहान दिया था और घर में इसकी शादी का जिक्र चल निकला था। उज़्मा भाभी अपने भाई गफ़ार से इसकी शादी करना चाहती थी। गफ़ार अंडर मैट्रिक था। सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ मोटर बाइक पर उड़ता फिरता, राह चलती लड़कियों को छेड़ता, सिगरेट और शराब पीना इसके मामूल का हिस्सा था। एक बार वो किसी लड़की का पर्स छीनने के इल्ज़ाम में जेल भी जा चुका था। उज़्मा भाभी और इसके वालिद का ख्याल था कि शादी के बाद वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, इसलिए आए दिन इसकी शादी करने की बात वो नईम भाई से किया करती थी और किरण दिल ही दिल में होला करती। गफ़ार से एक आंख नहीं बाता था, मगर हर दूसरे रोज़ दर्शन करने आ जाता था और इसे कमरे में बंद होना पड़ता था। ये मामला अभी किसी किनारे नहीं लगा था कि एक दिन नईम अहमद ने घर आकर उज़्मा भाभी को साहिब रहमान के रिश्ते के मुतालिक बताया, और जब इन्हें 25 लाख रुपये गाड़ी नज़र आए तो वो फ़ौरन से रिश्ते के लिए राज़ी होगी। अपनी आसाइशों का सामान होते देखकर इन्हें अपने आवारा भाई में खामियां नज़र आने लगी थी। उन्होंने खुद ही अपनी अम्मी को ये कहकर इनकार कर दिया किरण के रिश्ते के लिए कि अम्मी, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। गफ़ार बेकार और बेरोज़गार होने के साथ साथ आवारा और लापरवाह भी है। सब जानते हैं इसकी हरकतों को। नईम और इनके महरूम माँ बाप ने किरण को प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ाया है। सब जानते हैं कि इसकी हरकतों को नईम और इनके मरहूम माँ बाप ने किरण को प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ाया है, बड़े नाज उठाए हैं इनके। वो भला किरण को गफ़ार से क्यों बहने लगे। बिलफ़र्ज़ अगर किरण की शादी गफ़ार से हो भी जाती है तो गफ़ार तो अपनी हरकतों की वजह से किरण का जीना हराम कर देगा, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि नईम मेरा जीना दोबर कर देंगे। ये वट्टे सट्टे का चक्कर चलकर मेरा बसा बसाया घर भी बर्बाद कर देगा और किरण की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा, और लोग अलग अलग बातें बनाएंगे कि भावज ने नन से दुश्मनी निभाई है, अपने आवारा भाई से ब्याह कर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इसलिए मेरी तरफ से तो आप इनकार ही समझे, और नईम भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहते। किरण के तो कई बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। अब देखिए नईम किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं। आप गफ़ार को समझे, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, कोई काम धंधा करे। ऐसे आवारा और बेकार शख्स को सारी ज़िंदगी
सारी ज़िंदगी कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। और उज़्मा भाभी की वालदा तो इसकी बातें सुनकर कायल हो गई और चुप कर गई, क्योंकि इन्हें उज़्मा भाभी का घर तो बहरहाल में हंसते बसते आबाद ही देखना था। और किरण का साइम रहमान के रिश्ते को कबूल करने का एक सबब ये भी था कि वो गफ़ार जैसे गलत आदात और हरकत के मालिक शख्स से बचना चाहती थी। साइम रहमान ने शादी बहुत सादगी से करने का कहा था, क्योंकि इसे अपनी उम्र का भी एहसास और लोगों की बातों की भी परवाह थी। नईम भाई ने सिर्फ उज़्मा भाभी के घर वालों को इस शादी की तकरीब निकाह में मदऊ किया था। गफ़ार कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए वो नहीं आ सका था और ना ही इसे किरण की शादी का इल्म था। उज़्मा भाभी ने अपने अम्मी अब्बू और छोटे भाई और अबरार को सारी बात बता दी थी। साइम रहमानी ने इसे शादी के बदले में घर, गाड़ी पर पुरकशिश तनख्वाह वाली मुलाजमत और कैश रकम दे रहा था। लिहाजा इस शादी पर साइम रहमान की ज़्यादा उम्र पर किसी ने कोई एतराज़ ना किया था। इनके घर की बेटी ने ही ऐश करनी थी, वो तो ये सुनकर उल्टा खुश हुए थे। जुम्मे की शाम साइम रहमान अपने चंद दोस्तों और इनकी बेगमात के साथ आए दुल्हन के रूप में गज़ब और ढाती किरण को निकाह करके अपने हमरा साइम वेला ले गए। साइम वेला किसी महल से कम खूबसूरत नहीं था। साइम के दोस्त की बेगम ने किरण को साइम के कमरे में पहुंचा दिया। कमरा क्या था, जदीद और खूबसूरत आसाइश की हर चीज़ से मज़ीद एक जन्नत का टुकड़ा था। जहाज़ी साइज़ का खूबसूरत बेड जैसे हमंग वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल थी। एक तरफ जदीद तर्ज का छोटा सोफ़ा रखा गया था। टीवी, डेक, जदीद और नए डिज़ाइन के सजावटी अशिया, खूबसूरत पर्दे, क्लीन, ऐसा कि पाँव अंदर धंसते चले जाएं। किरण तो हैरत से कमरे का जायज़ा ले रही थी। घर और कमरा तो बहुत शानदार है, अल्लाह करे मेरा शोहर नामदाद बुजुर्गवार भी सरापा प्यार और शानदारी हो। पता नहीं बड़े मियाँ अभी तक आए क्यों नहीं है। किरण ने अपने दिल में कहा। ओहो, किरण बड़े मियाँ नहीं मेरे मियाँ कहो, वो जैसे भी हैं अब तुम्हारे शौहर है और तुम बीवी हो इनकी, और इनका एहतराम तुम पर लाजम है। इसके दिमाग ने इसे सरजनिश करके कहा तो वो मुस्कुराते हुए दिल में बोली, ये तो इन्हें देखकर ही तय होगा कि इनका कितना एहतराम मुझ पर लाजिम है। कमरे का दरवाज़ा खोलने की हट पर वो संभल कर बैठ के दिल ख्वाम का F-16 की स्पीड से धड़कने भागने का शौक़ चढ़ा रहा था। ऐसे यूँ लग रहा था जैसे इसका दिल पसलियों की सरहद का अबूर करता हुआ दुश्मन के इलाके में जा गिरेगा। किस दुश्मन के ये इसे खुद भी नहीं समझ आ रही थी। इसके कानों में तो अपने शोहर बुजुर्गवार के खांसने की आवाज़ें आ रही थी। लो जी, बड़े मियाँ आते ही खांसी साथ लाए। इसने दिल में कहा, तुम थक तो नहीं गई? किरण कामती लरसी बूढ़ी आवाज़ इसके कान में पड़ी तो उसने दिल में जवाब दिया, बड़े मियाँ मेरी नहीं अपनी फ़िक्र करे, थकन से आपकी हालत ये हो रही है कि अभी ढेर हुए। दरअसल मौसम सर्द हो गया है ना, इसलिए मुझे खांसी होने लगी। वो अपनी खांसी को मौसम के सर मंडाते हुए बोले तो इसने बामुश्किल अपनी हंसी और मुस्कुराहट जब्त की और ज़रा सी निगाह उठा के इनकी तरफ देखा। सफ़ेद शलवार और शेरवानी में, हाथ में स्टिक पकड़े, सफ़ेद और सुरमई दाढ़ी, मूछें और सर के घने सुरमई माइल सफ़ेद बालों में साइम रहमान आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए इसे ग्रेसफुल मगर माहिर नफ्सियात के प्रोफेसर दिखाई दिए। इसने इनका जायज़ा लेने के बाद निगाह झुका ली तो ये है अरबपति साइम रहमान, मेरी ज़िंदगी के साथी। चलो यूँ ही सही, एक बुज़ुर्ग की खिदमत करने का स्वाब तो मिल ही जाएगा मुझे, किरण ने दिल में कहा। इसके दिल में कोई लतीफ़ जज्बा या सांस नहीं जागा था। जो धड़क धड़क बेकाबू हुआ जा रहा था। साइम रहमान को देखने के बाद वो भी अपनी हद में वापस आ गया। जिस शख्स का अपना दिल बंद होने के करीब इसे देखकर किसी का दिल क्या खाक धड़कना सीखेगा। किरण ने दिल में कहा, मगर ज़बान मुसलसल बंद थी। तुम गूंगी तो नहीं हो? साइम रहमान इसके सामने बैठते हुए इसे देखते हुए हामती कामती आवाज़ से कहा तो इसने एकदम से हैरत से आंखें फाड़ कर देखा तो वह मुस्कुराते हुए वजाहत करने लगे, वही तुम बोल जो नहीं रही, इसलिए मुझे शुबा हुआ आप खांसना बंद करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगी ना। किरण ने दिल में ही कहा, ज़बान खुलते खुलते रह गई थी, मैं ज़रा अपनी दवा ले लूँ। वो उठते हुए बोले और खांसते हुए चले गए। लो बैठे ही क्यों थे, अब 10 साल उठने में लगा देंगे। बड़े मियाँ दिल की आवाज़ सुन न सकते तो अभी से बर्तन खड़कने शुरू हो जाते। अपना कमरा पसंद आया तुम्हें? साइम रहमान ने खड़े होकर इसकी तरफ देखकर पूछा। अपना कमरा या दूल्हा? इसने दिल में सवाल किया। कमरा बुरा भी हो तो खैर है, कमरे का मकीन अच्छा होना चाहिए। किरण ने पहली बार अपनी दिलकश आवाज़ का जादू इनके सामने जगाया तो वो धीरे से हंसती है। ठीक है तुमने, मैं उम्र के हिस्से में हूँ जहाँ इंसान को बहुत तवज्जो प्यार अपनाइत की ज़रूरत होती है। मैं शायद तुम्हारी उम्र का साथ ना दे सकूं, लेकिन तुम मेरा साथ ज़रूर देना जी। इसने हैरान होकर ने देखा, ये मुझे अपने साथ अलामिया के पास ले जाने की तमन्ना तो नहीं कर रही। इसने दिल में सोचा, मेरा मतलब है जब तक मैं ज़िंदा रहूं मेरा साथ निभाना, ये भी तो मुमकिन है मैं आपसे पहले ज़िंदगी का साथ छोड़ जाऊं। किरण ने इनकी जानिब देखते हुए अपने दिलकश मध्यम लहजे में कहा, नहीं अभी तुमने देखा ही क्या है। वो सर हिलाकर बोले और दराज खोलने लगे। और क्या देखना बाकी है, आपको नज़र उठाकर देख लिया। इसने शेर को अपनी तरफ से रद्दोबदल करके पढ़ा तो वो हंसने लगे और हंसते हंसते खांसने लगे। तुमको अभी बहुत जीना है किरण डार्लिंग, वो हंसते हुए बोले। बूढ़े मुंह से डार्लिंग खासा डरावना लगता है, अब इन्हें कौन समझाए, किरण ने दिल में कहा और संजीदगी से बोली।
दादा के सामने जवान पोता और बाप के सामने बेटा मर जाता है। ये तो तकदीर का लिखा होता है, इसमें उम्र की कमी या ज़्यादा नहीं देखी जाती। मौत का जब जिस पर दिल आ जाता है इससे वो अपने साथ रह जाती है। बस ये तुम इस उम्र में ऐसी बढ़ने की बातें मत करो। वो खांसते हुए बोले। गोली खाने के लिए पानी का गिलास उठाया तो वो इनके लड़ते हाथों से फिसल कर दराज से टकरा कर कारपेट पर जा गिरा। पानी इनकी शेरवानी और कलीन को भिगो गया। किरण ने घबरा कर इनकी तरफ देखा। वो बुरी तरह कांप रहे थे। छड़ी भी गिर चुकी थी। ये सर्दी से कांप रहे हैं या खांसी और उम्र रसीदगी से। इसने सोचा। इस वक्त साइम रहमान धड़म से दराज पर जा गिरे। हाय अल्लाह! किरण के मुँह से बेसाख्ता निकला। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नई नवेली दुल्हन थी, भारी भरकम रूसी जोड़े और जेवरात से लदी फदी, और वो इस इस्तकबाल पर हैरान थी। उठो किरण बीबी, अब तुम्हें इस बीमार को संभालना है। कौन सी दुल्हन, कैसी दुल्हन? ये है तुम्हारी सुहाग रात, जिसमें तुम्हारा शोहर तुम्हारी दिलदारी नहीं करेगा बल्कि तुमसे अपनी ईमानदारी कराएगा। चलो जो किस्मत, जो नसीब, किरण ने दिल में कहा और अपने भारी शरारा संभालते बेड से नीचे उतर आई और वो ऊंधे मुँह गिरे हुए साइम रहमान के बाजू को पकड़कर इन्हें उठाने लगी। उठिए, बेड पर बैठे, मैं आपको दुआ देती हूँ, उसने आस्तिये से कहा। तो वो इसके शानों के गिर्द अपना बाजू फैलाकर उठने लगी और किरण को लगा कि इसके उठने से वो बैठ जाएगी। इसका वजन अच्छा खासा था। वो बामुश्किल तमाम इन्हें बेड पर बैठा सकी थी। इसका तो अपना सांस फूल गया था। मेरी शेरवानी उतारो, वो हामते हुए बोले। खाल ना उतारो, किरण ने दिल में कहा। दम घुट रहा है इस शेरवानी में। साइम रहमान ने कहा। ऑक्सीजन लगवा लेनी थी, इसकी ज़बान से फिसला हूँ। वो चूँकि फिर हंसने लगे। खांसी का साथ था तो ज़रूरत क्या थी शेरवानी में पैक होने की। वो शेरवानी उतारते हुए दिल में बोली और शेरवानी उतार कर कुर्सी पर रख दी। इतनी देर में वो लेट गए जुद्दों समेत। चल किरण बीबी, शादी की पहली ही रात शौहर के जूते उतार और मार अपने सर पर। इसने खुद से गुफ्तगू जारी रखी और इनके जूते जराबे उतार कर बेड के नीचे रख दिए। वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम का रास्ता साइम रहमान की दोस्त की बेगम रुखसाना ने से दिखा ही गई थी। सो वो पहले वॉशरूम में गई, हाथ धोए, फिर ड्रेसिंग रूम में चली आई। किरण, साइम रहमान, तुम्हारे दूल्हे मियाँ को तुम्हारे इस रंग रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा ये बोझ अपने बदन से उतार कर हल्की फुल्की हो जाओ। किरण ने आईने में अपना हसीन सरापा देखते हुए गुस्से का और अपने सूटकेस में एक सादा सा शलवार कमीज़ दुपट्टा निकाला और जेवरात और लिबास उतार कर पहन लिया। बालों में से पिन्ने निकाल कर ब्रश फेरा। हाथों को देखकर खुद ही हंस पड़ी। कैसा गहरा सुर्ख रंग चढ़ा था इसके हाथों पर हिना का। इसने सुना था कि जिस लड़की के हाथों पर सुहाग की मेहंदी का रंग गहरा सुर्ख चढ़ता है इसे ससुराल बहुत अच्छा मिलता है और इसका शौहर इसे दिलो जान से चाहता है। किरण को इस वक्त ये बात महज मुबालगा और आई और लतीफ़ा लगी। वो वापस कमरे में आई तो साइम रहमान को बेसुध बेहिस हरकत लेटा देखकर घबरा गई और तेज़ी से बैठ की इसी जानिब आई जहाँ वो लेटे हुए थे। सुनिए साइम, प्लीज़ आंखें खोले। आपकी बार इसने इनका शाना पकड़ कर हिलाया तो उन्होंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी और इसे देखकर बोले। हाँ कहो, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही, तुम सो जाओ। नींद तो खुद को आ रही है और सो मैं जाओ, मेरी तो नींदें उड़ा दी हैं बड़े मियाँ ने, इसने दिल में कहा। लेटने से पहले लाइट ऑफ कर देना। साइम ने मदम आवाज़ में कहा। मुझे अंधेरे में डर लगेगा। इसने बहाना बनाया। डर कैसा भाई, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुमसे ही तो डर लगेगा, किरण ने दिल में कहा और खामोशी से बैठ गई। दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। अरे भाई लाइट ऑफ कर दो किरण, तुम्हारे वजूद की रोशनी ही बहुत होगी इस अंधेरे में। साइम रहमान ने इसकी तरफ देखकर कहा तो उसकी आंखें फैल गई। इरादे क्या हैं बड़े मियाँ? वो बड़बड़ाती हुई अपनी जगह से उठी। बटन बोर्ड ढूंढने के बाद लाइट का बटन ऑफ कर दिया और दबे पाँव जगह पर आई। आसगे से अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर सोने के लिए चली आई। अब बड़े मियाँ अंधेरे में टामक टोइयाँ मारेंगे, इसने मुस्कुराते सोचा। सोफे पर तकिया रखकर लेट की कंबल अच्छी तरह से अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो किरण अजीम, ये थी तुम्हारी शादी की पहली रात जिसमें ना कोई रंग भरा, ना खुशबू ने पर फैलाए, ना धड़कनों में इंतशार बरपा हुआ, ना हया की सुर्खी ने तुम्हारे चेहरे का हाथा किया, ना चूड़ियों की खनक ने किसी के दिल में जज्बों की खनक पैदा की और ना ही तुम्हारे इस हसीन और दिलकश वजूद पर किसी की निगाह गई। ये थी तुम्हारी शादी की पहली रात बिना किसी रोमांस के जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई और तुम्हारी हालत पर हंसती हुई रुखसत होगी। आगाज़ ये है तो अंजाम खुदा जाने। चलो मैं जिस भी हाल में रहूँ, भाई और भाभी खुशी से नहाल और दौलत से माला माल होंगे ना, किरण ने दिल में सोचा और आंखें मूंद ली। इस अजीब शब की सुबह भी आम सी थी। किरण फजर की नमाज़ अदा करके कुछ देर बिस्तर में लेटी रही। साइम रहमान अभी तक बेखबर सो रहे थे। इसने भी इन्हें जगाना ज़रूरी नहीं समझा और जब वॉल क्लॉक ने 7:30 बजाए तो वो उठी और कंबल और तकिया बेड पर रखकर बाहर निकले। आलीशान ड्राइंग रूम से गुजरते हुए इसे यूँ लगा जैसे वो किसी बादशाह के शाही महल में चहलकदमी कर रही हो। बाहर बहुत खूबसूरत लॉन था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। फूलों कलियों को देखकर खुश होने लगी। सूरज अपनी नरम गरम किरणें ज़मीन पर बखेरा था। वो बाग में काफ़ी देर सैर करने के बाद अंदर चली। एक जानिब से
खिड़की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ों के ताक़ुब में चलती हुई जिस जगह पहुंची वो बर्ची खाना था, जहां कोको मुलाज़िम नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे और बर्ची खाना इंतहाई वसी और जदीद तर्ज का बना हुआ था। किरण तो इतना शानदार किचन देखकर ही हैरान हो रही थी। हैरान तो वो वॉशरूम देखकर भी हुई थी, जिसमें कीमती टाइल्स और जदीद और कीमती सैनिटरी का सामान लगा हुआ था। और इसके दिल में ख्याल आया था कि इतना खूबसूरत वॉशरूम देखकर तो इस्तेमाल करने को जी नहीं चाहे कि कहीं ये मैला ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, मुलाजमा ने इसे बर्ची खाने में देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? किरण ने दरमियानी उम्र की सांवली सेहतमंद औरत को देखते हुए पूछा तो उसने अपना नाम बताने के साथ ही कुक का तारुफ भी करवाया। कुबरा नाम है जी मेरा और ये मेरा खावंद है असलम। असलाम बेगम साहिबा। असलम ने भी इसके चेहरे को देखते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, ये बताओ कि साहब नाश्ते और खाने में क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं? वो जी सभी कुछ शौक़ से खाते हैं, कभी कभी फरमाइश करके कुछ पकवा लेते हैं, वरना जो हम पका दें वो खुशी खुशी खा लेते हैं, कुबरा ने बताया। साथ साथ तो वंडा फेंट रही थी। परहेज़ नहीं करते? कहाँ बेगम साहिबा, वो कहते हैं कि मर तो परहेज़ करके भी जाना है, फिर क्यों ना सब कुछ खाया जाए। कुबरा ने हंसकर जवाब दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि हमारा बड़ा ही चौड़ा मरीज़ है जिसे अपनी सेहत से ज़्यादा खाने की फ़िक्र रहती है, और साहब जी कहते हैं कि मैं किसके लिए एहतियात और परहेज़ करूं, मेरा कौन सा कोई अपना है जो मेरे मरने पर आंसू बहाएगा। मैं डॉक्टरों से इसलिए मायना करा लेता हूं कि इनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे और ख़ुद इनके मशे और नुस्खे पर इसलिए अमल नहीं करता कि मेरी भी सांस चलती रहे। असर ने तफसील से बताया। इंटरेस्टिंग, वो मुस्कुरा दी। वैसे बेगम साहबा अब तो आप आ गई हैं इस घर में, आप इस साहब को समझाएं, हो सकता है कि वो आपकी बात मान लें और अपना ख्याल रखने लगे। कुबरा ने कहा तो वो सर हिलाकर बोली हूँ, वो अब मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं बताओ नाश्ते में क्या दे रहे हैं? नहीं जी नाश्ता तो तैयार है, आप चलें, साहब भी जागे होंगे, मैं नाश्ता आपके कमरे में पहुंचा दूंगी। कुबरा ने चाय की केटली उठाते हुए कहा। ठीक है। वो वहाँ से बेडरूम में आई तो साइम रहमान को वॉशरूम से निकलते देखा। वो दीवार का सहारा लेकर आस्ता आस्ता चलते हुए आ रहे थे। इस पर नज़र पड़ी तो बोले, किरण मेरी छड़ी पकड़ा दो ज़रा, रात न जाने किधर गिरी थी, मुझे मिली नहीं। छड़ी छोड़े, आप मेरा हाथ पकड़ लें। आए, इसने कुछ सोच कर इनके पास आते हुए कहा और इनका हाथ पकड़ लिया। मैंने स्टिक का कहा था, मेरे होते हुए आपको स्टिक की क्या ज़रूरत है? तुम मेरी बस आके यहाँ छड़ी नहीं हो जो सारा देती है, तुम मेरी बीवी हो। इसके साथ चलते हुए सोफ़े की जानी बढ़ने लगी और मियाँ बीवी ही एक दूसरे का असल सहारा होते हैं। बैठिए, इसने इन्हें सोफ़े के करीब लाकर बाजू से पकड़कर सोफ़े पर बैठा दिया। तुमने नए कपड़े और जेवर नहीं पहने भाई, तुम्हारी शादी का पहला दिन है आज और एक दिन की दुल्हन हो या एक माँ की, वो तो हर रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होती है। चलो तैयार होकर आओ। साइम रहमान ने इसके सादा मगर बेहद पुरकशिश सरापे पर निगाह जमा कर इसे देखते हुए कहा तो वो दूसरे सोफ़े पर बैठ गई। तैयार भी हो जाऊंगी, पहले नाश्ता तो कर लूँ। कौन सा, हमने कहीं जाना है? तुम अपने भाई के घर जाना चाहो तो ड्राइवर के साथ जाकर मिलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। साइम रहमान इसे देखते हुए खांस कर कहा। मगर मुझे इतराज़ है। इसने इन्हें देखते हुए कहा। इस वक्त कुबरा दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर नाश्ते के लज़्मात से सजी ट्रे खींची हुई अंदर दाखिल हुई तो वो खामोश होगी। तुम्हें किस बात पर इतराज़ है? कुबरा के जाने के बाद उन्होंने खुद ही पूछ लिया। इस बात पर कि आपने मुझे ड्राइवर के साथ मेके भेज रहे हैं, हालांकि आपको खुद मेरे साथ जाना चाहिए। इसने आमलेट इनके सामने मेज़ पर रखते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ घर से बाहर जाऊंगा तो लोग तुम्हें मेरी बीवी नहीं बेटी समझेंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी तो खैर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लोगों की फजूल बातें सुनना पड़े। उन्होंने संजीदगी से कहा। ये बात तो आपको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए थी। किरण एक नज़र इन्हें देखकर अपने लिए सलाइस उठाते हुए कहा। हाँ, मगर तुमने तो मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ही सलब कर ली थी। फिर दिल की बेकरारी ने तुम्हें अपना लेने की जो ज़िद बांध ली थी, इसने ऐसा कुछ सोचने ही नहीं दिया। वो नाश्ते के लिए पेट पर झुकते हुए मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे कहाँ देखा था? ये सवाल जो इसके दिमाग में कब से मचा रहा था इसकी ज़बान पर आ ही गया था। कमरा इम्तिहान में तुम्हारे हाल में ही पेपर्स हुए हैं ना? मैं वहाँ अपने एक दोस्त के साथ गया था, वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ गया था तो मुझे भी साथ ले गया। वहीं मैंने तुम्हें पेपर हल करते हुए देखा था और बस देखता ही रह गया। तुम्हारा सादा मगर हसीन मासूम चेहरा और मसरूफ़ अंदाज बिजली की तेज़ी से मेरे अंदर उतरता चला गया था। जब तुम अपनी हाज़िरी के पेपर्स पर दस्तखत करी थी तब मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। मैंने तुम्हारा नाम, रोल नंबर और वल्दियत नोट कर ली थी और इसी को तुम्हारा एड्रेस भी मालूम कर लिया था। फिर मैंने तुम्हारे भाई से रब्ता किया और ये सारा सिलसिला तय पा गया। साइम रहमान ने नाश्ता करते हुए ठहर के से सारी तफसील से आगाह किया था। भाई, आपने भाईजान को इतनी मराद क्यों दी? 25 लाख रुपए क्यों दिए? आप इन सब चीज़ों के बगैर भी तुम्हें रिश्ता मांग सकते थे। किरण ने नवाला मुंह में रखकर संजीदगी से पूछा। इस तरह मुझे तुम्हारा रिश्ता मिलता नहीं, क्योंकि मेरी मालूमात और तुम्हारे भाईजान की बातों के मुताबिक तुम्हारी अक्खड़ मिजाज भाभी अपने आवारा भाई से तुम्हारी शादी करना चाहती थी। ऐसे में मेरी दाल नहीं गलनी थी। सो मैंने तुम्हें इस गफ़ार से बचाने के लिए, भाभी का मुंह बंद करने के लिए सब कुछ तुम्हारे घर वालों को ऑफ़र किया था। इस तरह तुम्हारी भाभी का मुंह भी बंद हो गया। घर में हर वक्त की तू मैं का इम्कान भी ना रहा और तुम्हें भी। वो खांसने के लिए रुके और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोले, इस आवारा गफ़ार से
निजात मिल गई। तुम्हारे भाईजान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस रिश्ते के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए थे। मैंने इन्हें कायल कर ही लिया था और तुम्हारे घर वाले तंगी की ज़िंदगी बसर करें ये भी मुझे गवारा नहीं था, सो इसलिए भी ये सब करना पड़ा। आपने शादी क्यों नहीं की? किरण ने इनके सामने चाय का कप रखते हुए पूछा। की तो है तुमसे, अपनी जवानी की उम्र में शादी क्यों नहीं की? पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं मिली। आपको तो पैसा खर्च करने की फुर्सत भी नहीं मिली शायद, किरण ने कहा तो वो हंसने लगे। अब तुम आ गई हो ना, तुम दिल खोल कर पैसा खर्च करना, ये सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। मुझे सब से कुछ नहीं, आपसे गर्ज है क्या मेरे हैं या नहीं? किरण ने जूस पीते हुए कहा। अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ, वो हंसकर बोले। मेरे हैं तो मेरी बात भी माने और वो ये कि डॉक्टर्स के मशे पर अमल करे और परहेज़ करें। और कम ऑन बेबी, मुझे इन चीज़ों से सख्त उलझन होती है और अब तुम तो मेरे पास आ गई हो। अब तो मुझे किसी दवा परहेज़ की ज़रूरत ही नहीं है। साइम रहमान ने इसे बहुत गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। ये लो, इसमें 20,000 रुपये हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। साइम रहमान ने अपने ब्रीफ केस में से एक लिफाफा निकाल कर इसके जानी बढ़ाकर कहा तो इसने खामोशी से वो लिफाफा लेकर साइड टेबल की दराज में रख दिया। तुम अगर मेके जाना चाहो तो मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो नाश्ते के बर्तन समेटते हुए इनकी बात काट कर बोली और इन्हें हैरत में डालकर ट्रेली घसीटती हुई कमरे से बाहर चलेगी। दिन जैसा तमाम हुआ था, साइम रहमान ने उसे साइम वेला का गोशा दिखाया, मुलाजमा का तारुफ करवाया, अपने ख़ानदान के मुतालिक बताया जिसके मुतालिक वो अपने वालिद की इकलौती औलाद थे, शादी की नहीं थी, सो तनहा थे। इनका बिजनेस उसी पैमाने पर फैला हुआ था। फैक्ट्रियाँ, ज़मीनें, मल्टीनेशनल कंपनी में शेयर्स, फार्म हाउसेस वगैरह और एक फ्लाई मरकज़ भी उन्होंने अपनी मरहूमा माँ फातिमा के नाम पर खो रखा था, जहाँ बेसारा ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार देने के अलावा ये इदारा ख़वातीन और बच्चों को मुफ्त इलाज का बंदोबस्त भी करता था। साइम रहमान की ज़ात का ये पहलू किरण को बहुत पसंद आया था। वो इनकी इंसानी दोस्ती से बहुत मुतासर हुई और ख़ुद उन्होंने इसके घर वालों को जो मराहत दी थी और जिस अक्लमंदी से उज़्मा भाभी का फ़ैसला बदला था, इनकी और नईम भाई के सुकून का ख्याल रखा था, ये जान के इसके दिल में इनके लिए इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा पैदा हो गया था। और अब सब कुछ सुनकर इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो साइम रहमान के साथ एक अच्छी और खिदमतगुजार और वफ़ा शौहर बीवी बनकर रहेगी। वो साइम रहमान जो कल तक इसके लिए अजनबी थे, मगर निकाह के 3 बोल इसे इनके साथ एक बहुत मजबूत रिश्ते में बांध कर इस अजनबियत को ख़त्म करने की राह हमवार कर गए थे। वो असर की नमाज अदा करके ड्राइंग रूम में आई तो दरवाजे से एक ऊंचा लंबा नौजवान दाखिल हुआ। 3 पीस सूट पहने होठों पर अजीब पुरस्कार से मुस्कुराहट सजाए। वो इसे 30-32 से ज़्यादा ना लगा। हाय, आने वाले ने किरण को देखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। वो किरण ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। ओह, देसी स्टाइल। वो हंसा। देसी नहीं, इस्लामी स्टाइल। खूब, बहुत खूब। आप हैं मिसिज़ किरण? साइम रहमान और मुस्कुराता हुआ चलते चलते इसके सामने आकर रुकते हुए बोला। जी, आपकी तारीफ़ आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भला आपकी तारीफ़ क्यों करूँगी जबकि मैं आपको जानती तक नहीं हूँ? तो आप जान लीजिए, मुझे वकास उर्फ विक्की कहते हैं। मैं साइम अंकल के बिज़नेस को लुक आफ्टर करता हूँ। लीजिए, तारुफ मैंने करवा दिया, अब तारुफ आप कर दीजिए। अब तारीफ़ आप कर दीजिए। उसके चेहरे को देखते हुए बोला। इस तारुफ में कोई काबिल तारीफ़ बात तो नहीं बताई आपने, और तारीफ़ के लिए नाम का नहीं, अच्छे और आला काम का होना और जानना ज़रूरी है मिस्टर। किरण इसे देखते हुए बहुत पूरे तमाम लहजे में कहा। विकी, वो आप दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए तो सिर्फ आप एक अजनबी और मेरे शोहर के मुलाजिम हैं। किरण ने सोफे पर बैठकर मैगज़ीन उठाते हुए कहा। वाह साहब वाह, खूब हाथ मारा है साइम अंकल ने। मैं तो समझा था कि साइम अंकल ने अपने लिए किसी बेवा या तलाक याफ्ता का इंतखाब करेंगे, मगर उन्होंने तो हम नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। हमें इस जवानी में आप जैसी हूर शुमाइल और परी पैकर लड़कियां क्या एक लड़की तक नहीं मिली, और अंकल ने अपनी उम्र के आखिरी पहर में आपको न जाने किस हसीनों के देश से बरामद कर लिया है। कहाँ आप हुस्न जमाल का पैकर और कहाँ साइम रहमान बीमार और लागर आपका, और इनका कोई जोड़ नहीं बनता। ये तो ऐसे ही है जैसे हूर के पहलू में लंगूर और वो भी बूढ़ा। विकी ने इसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखते हुए तंज किया। जस्ट शट अप। वो गुस्से से बोलती खड़ी होगी। शर्म नहीं आती आपको? एक तरफ तो आप साइम को अंकल कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, और जब वो मुझे दिल से कबूल हैं तो आप कौन होते हैं हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने वाले? मैंने कौन सा गलत कहा है? आप ज़रा अपने बड़े मियाँ के साथ घर से बाहर निकल कर देखें। लोग आपको साइम रहमान की बीवी नहीं, बेटी या पोती समझेंगे, और अगर आप अपना और साइम अंकल का रिश्ता लोगों पर जाहिर करेंगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और वही कुछ कहेंगे जो अभी मैंने कहा, बल्कि लोग तो इससे भी ज़्यादा कहेंगे कि दौलत के लालच में बूढ़े बीमार शख्स से ब्याह रचा लिया खूबसूरत हसीना ने। वो लोग भी यकीनन आपकी तरह आमियाना और सतही सोच के मालिक होंगे। किरण ने गुस्से से कहा। देखिए, इसने गुस्से से उंगली उठाकर कुछ कहना चाहा, मगर किरण ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप अपनी ज़ुबान मुँह में बंद ही रखें तो बेहतर है। साइम से मुलाकात की ख्वाहिश है तो चुपचाप बैठ जाएँ, मैं इन्हें इतला कर देती हूँ। इतला करने की ज़रूरत नहीं है, साइम अंकल खुद ही आ गए हैं। विकी ने
सामने इसके एंड पीछे दरवाजे से अंदर आते साइम रहमान को देखते हुए कहा तो उसने मुड़कर इनकी तरफ देखा। आओ विकी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। साइम रहमान इसे देखते हुए स्टिक के सहारे से सोफ़े तक आए थे। अंकल, आप तो छुपे रुस्तम निकले हमारे लिए। आपने आंटी तो बहुत यंग, प्रिटी और स्मार्ट तलाश की है, विकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंस दी और किरण का खून खोलने लगा। इसका दिल चाहा कि इसे शख्स का मुंह नोच ले। तुम जानते हो बरखुदार के साइम रहमान ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या सौदा? आपने मेरा सौदा किया? साइम किरण को ऐसा लगा जैसे उन्होंने बड़े बाजार से इसके सर से चादर खींच ली है। उसने तड़प कर इनकी जानिब देखते हुए पूछा था, भाई जो चीज़ पैसे देकर कीमत चुकाकर हासिल की जाए वो एक तरह से सौदा ही होता है ना। अब तुम्हें मैंने 25 लाख रुपए के एवज हासिल किया है। साइम रहमान ने बेमरवती संगदिली से जवाब दिया, मुझे हासिल करना आपकी ज़ाती ख्वाहिश और ज़रूरत थी। आप अपनी ज़रूरत के तहत मुझे यहाँ लाए हैं, मेरी चाहत के तहत नहीं। आपने अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत की कीमत अदा की है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज़ नहीं, एक जीती जागती इंसान, सांस लेती इंसान हूँ, समझे आप। किरण ने अपना दुख को छुपाते हुए तेज़ लहजे में कहा और वहाँ से तेज़ी से बाहर निकल गई। अंकल आंटी तो बहुत शार्प और इमोशनल जज्बाती हैं, विकी ने साइम रहमान को देखते हुए हंसकर कहा, ये उम्र ही ऐसी होती है। खैर तुम सुनाओ, आज बिज़नेस की क्या सूरत हाल रही, मुझे तफसील से बताओ। साइम रहमान ने धीरे से हंसकर कहा तो वो उनके पास सोफे पर बैठ के इन्हें आज की बिज़नेस रिपोर्ट देने लगा। अब ये मुझे दूसरों के सामने एक खरीदी हुई लड़की ज़ाहिर करके जलील करेंगे। सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना देंगे कि मैं 25 लाख के एवज इन्हें मिली हूँ। कैसे कह रहे थे कि मुझे हासिल करने के लिए, मेरे घर वालों के हालात संवारने के लिए, मुझे गफ़ार से बचाने के लिए चक्कर चलाया था, और अब अपने एक मुलाजिम के सामने मुझे 2 कौड़ी का करके रख दिया है। ये दौलतमंद ऐसे ही होते हैं, शायद किसी का कोई काम कर दें या किसी पर ज़रा बराबर भी एहसान कर दें तो सारे आलम में इसका चर्चा करते फिरते हैं। अपनी दौलत की नुमाइश और वाह के लिए दूसरों की इज़्ज़त नफ्स और अना से खेलते हैं। तो साइम रहमान, आप भी आम अमीरों की तरह कम ज़र्फ़ी निकले। मैं तो आपसे वफ़ादारी निभाने का अहद कर चुकी थी। ये खैर ये अहद तो मुझे अब भी निभाना ही है, चाहे जैसे भी सही। आपने मेरे मेके वालों को खुशहाल तो कर ही दिया है ना, तो इस खुशहाली की कीमत मेरी अना और इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी आपने देखे मैं कब तक ये सौदा बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस जिस दिन ये बात मेरी आन तक आ गई और ज़ब्त की हद पार कर गई, इस दिन मैं आपके इस महलनुमा बंगले की हद पार कर जाऊँगी। किरण कमरे में टहलते हुए दिल में इनसे मुखातिब थी। इसे साइम रहमान के रवैये ने बहुत दुख से दो चार किया था। साइम रहमान रात 8 बजे कमरे में आए तो किरण को खिड़की के पट से सर टकाए बाहर तकते देखकर हैरानगी से इसके करीब चले आए। किरण, खिड़की बंद कर दो, काफ़ी ठंड हो रही है, उन्होंने नरमी से कहा। लेकिन मुझे तो ठंड नहीं लग रही। किरण ने इस पोजीशन में खड़े खड़े जवाब दिया, है वो क्यों? आपकी दी हुई आग जो मेरे अंदर सुलग रही है। आग ने कुछ समझा नहीं। अच्छा, इतने ना समझें आप। आपके इसने मुड़ के इनके चेहरे को देखा था। ओहो, आप अब समझा। तुम विकी के सामने कहेगी इस बात पर नाराज़ हो तो क्या मुझे अपनी इस तजलील पर खुश होना चाहिए जो आपने एक गैर शख्स के सामने की है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर गलत रवैया शो करेंगे, वो भी अपनी बीवी के लिए। वो तासुफ और दुख से बोली, यार माफ़ कर दो, मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा था। मजाक ही अच्छा मजाक किया है आपने मेरे साथ, और अब आप सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह मजाक का निशाना बनाते रहेंगे। वो चलते हुए बेड के करीब आकर रुक गई। साइम रहमान स्टिक के सारे चलते हुए इसके करीब आगे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर एहसास हो मिस्टर रहमान। हर इंसान अपनी आन अना और ख़ुददारी के मामले में इतना ही एहसास होता है। मैं आपकी बीवी हूँ। आप मुझे इस घर में बिहा कर लाए हैं, भगा कर या उठा कर नहीं लाए कि आपको मुझे दूसरों के सामने जलील करने का हक़ हासिल हो जाए। बीवी इज़्ज़त होती है। अगर आपको अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है तो फिर आपसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। किरण ने संजीदगी और सपाट लहजे में कहा, देखो तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। कहा ना गलती हो गई, अब ख़त्म करो इस किस्से को और खाना लगवाओ, मुझे भूख लग रही है। साइम रहमान ने खांस कर कहा, कमरे से बाहर निकल गए। इनसे सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, रहना तो मुझे यहीं और इन्हीं के साथ रहना है। किरण ने ज़ेर लब कहा और ख़ुद भी खाने के लिए डाइनिंग हॉल की में आ गई। दोनों ने खामोशी से खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। किरण इशा की नमाज़ अदा करके सोफ़े पर बैठ गई। अगर आज भी सोफ़े पर सोने का इरादा हो तो मेरा बिस्तर भी सोफ़े पर ही लगा दो। साइम रहमान ने अपने बिस्तर से उठते हुए कहा तो सटपटा गई और सोफ़े से उठकर बाहर चली गई। घंटे बाद जो कमरे में आई तो साइम रहमान को सोफ़े पर लेटे देखकर शर्मिंदा और परेशान सी हो गई। क्या करूँ मैं? सोफ़े पर जनाब की हड्डियाँ अकड़ जाएंगी तो लग पता जाएगा, किरण ने दिल में कहा और फिर हिम्मत करके सोफ़े के करीब आकर रोगी, साइम आप यहाँ क्यों लेटे हैं? ये चेक करने के लिए कि सोफ़ा बिस्तर की निस्बत कितना आरामदेह है। प्लीज़ उठिए, बेड पर लेट जाइए। इसने शर्मिंदा होकर कहा, बेड पर तुम लेट जाओ, प्लीज़ उठिए, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? वो इनका हाथ पकड़ के ने उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये साज लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी असल जगह कहाँ है। वो इसका हाथ मजबूती से पकड़ कर बोली, अगर आप मुझे रात ही बता देते तो मुझे सोफ़े पर सोने की ज़रूरत पेश ना आती। अब उठिए, यहाँ से बेड पर लेटे। तुम बहुत अच्छी हो किरण, मैंने तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारे शायान शान नहीं किया ना। साइम रहमान बोले तो वो तल्खी से बोली, 25 लाख के एवज हासिल की गई लड़की का इस्तकबाल ऐसा ही हो सकता है?
हो सकता था अभी तक नाराज़ हो, नहीं आ पाए। वो इसे बाजू से पकड़कर बेड तक आई और बेड पर आराम से लटाकर कंबल इन पर फैला दिया। मुझसे अगर डर लग रहा हो तो बेशक लाइट ऑन रहने देना प्लीज़। आप तंज करने के मूड में हैं तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। वो ज़िद होकर बोली तो वो हंस पड़े। जो तुम्हारी जगह है इसे पुर करो, साइम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो लाइट ऑफ करके बेड पर आकर लेट गई, कंबल सर तक तान कर करवट बदली। किरण, साइम रहमान तुम्हारे शोहर हैं, वो बड़े तरीके से तुम पर अपना हक जता रहे हैं। इसके दिल ने समझाया जताया करे, मैं क्यों इनके सामने बिछी चली जाऊं। पल पल तो मौज़ूफ़ का मूड बदलता है। हक इस्तेमाल करने की हिम्मत है तो करके दिखाएं। आए बड़े बड़े मियाँ, नई नवेली दुल्हनों की तरह जनाब के नखरे तो मुझे उठाने पड़ रहे हैं। ये था मेरा पहला दिन इस घर में। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके दिल ने कहा और थक कर आयतल कुर्सी पड़ी और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी जानिब का सुकून बता रहा था कि साइम रहमान सो चुके हैं। किरण ने सुकून का सांस लिया था। हाय, वो लॉन में टहल रही थी कि वो विकी सुबह सुबह ही इधर निकला। तकलीफ़ क्या है आपको? जब भी आते हैं हाय हाय ही करते आते हैं। किरण ने नागौरी से देखते हुए तंज से पूछा, तकलीफ़ ये है कि सही लड़की के तुम मुझे क्यों नहीं मिली? वो हंसकर बोला, मिस्टर वकास, मुझसे फजूल गुफ्तगू करने से बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इसने गुस्सैले लहजे में कहा। दिल तो कहता है कि तुमको भी अपने साथ ले जाएं। तुम्हारी कदर तो मैं जानता हूँ। साइम अंकल को क्या मालूम कि इस उम्र और रिश्ते के क्या तकाजे होते हैं। मेरी मानो इन्हें पार लगा दो। राजदारी से बोला। क्या? किरण ने सहमके से देखा। हाँ तो और क्या। वो बीमार बूढ़ा मरेगा तो किसी को शक भी नहीं गुजरेगा। वो तभी मौत मरा है या मारा गया है। दुआ में तुम्हें ला दूंगा। तुम इसकी बेवा की हैसियत से इसकी अरबों की जायदाद की इकलौती वारिस होगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल बेकाबू होने लगता है। किरण, तुम साइम रहमान के लायक नहीं हो। तुम्हें तो मेरे जैसे हैंडसम स्मार्ट शख्स के साथ रहना चाहिए। वो कमीनगी से बोला। ख़त्म होगी तुम्हारी बकवास, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लालची खरीस बदनज़र आस्तीन के सामने चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को तुम्हारी इस साजिश के मुतालिक बता दूंगी। फिर साइम को या मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। नाउ गेट लॉस्ट। वो गुस्सैले लहजे में दश्ती से बोली थी। सोच लो, मैं दोबारा आ जाऊंगा। वो डटाई से बोला। तुम 100 बार भी मुझे ये मशवरा दोगे तब भी मेरा यही जवाब होगा। साइम मेरे शोहर हैं, मैं इन्हीं के साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। हाँ, अगर तुमने इन्हें धोखा देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हें हथकड़ी लगवाऊंगी। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किरण ने गुस्से से कहा और वो इसे गुस्से से घूरता मुंह बसुरता वापस चला गया और गुस्से में भरी अंदर आ गई जहाँ साइम रहमान सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो इनके पास आकर बोली, साइम आप वकास से कह देंगे यहाँ ना आया करे। क्यों ना आया करे? वो इंतहाई फजूल बातें करते हैं। यहाँ मना करें इसे कि यहाँ मत आया करे वरना मैं इसका हश्र बिगाड़ दूंगी। वो सोफे पर बैठ कर तेज़ लहजे में बोली, अरे भाई ऐसा क्या कह दे विकी ने? वो तो बहुत मौजे बच्चा है। वो अखबार एक तरफ रखकर इसकी तरफ देखते हुए पूछ रहे थे, बच्चा होगा वो आपकी नज़र में? मेरी नज़रों में तो लच्चा लफंगा और घटिया शख्स है जिसे रिश्तों का एहतराम है ना लिहाज। वो गुस्से से बोले तो उन्होंने हंसते हुए बाजू बढ़ाकर इसके गिर्द हाइल किया और इसे अपने करीब कर लिया। इसमें इसका भी कसूर नहीं है। तुम्हारा हुस्न इतना जानलेवा और असर अंगेज़ है कि जो देखता है घायल हो जाता है। मुझे ही देख लो, मैं इस उम्र में एक लम्हे में तुम पर मर मिटा हूँ। विकी तो फिर जवान है, इसके जज्बे भी बेलगाम है। तुम ध्यान ना दिया करो। वो मुस्कुराते हुए इसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए नरमी से बोले तो वो एक लम्हे को इनके चेहरे को देख कर नज़र झुका गई। आप कैसे शोहर हैं? शख्स आपकी बीवी से बदतमीज़ी कर रहा, बजाय से मना करने के उल्टा इसकी फेवर कर रहे हैं। वो आपके साथ भी मुखलिस नहीं है और तुम मुखलिस हो मेरे साथ? सामने पूछा तो उसने तड़प कर ने देखा। आपको शक है मुझ पर? इस वक्त तो मुझे रक्श आ रहा है खुद पर कि तुम जैसी हसीन लड़की मेरे करीब है। ऐसा करो कि पहले मेरे लिए जूस लाओ, मुझे पिलाओ, फिर मेरे कपड़े निकालो, मुझे तैयार करवाओ, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मेके ले जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप मेरे साथ जाएंगे ना? इसने खुश होकर कहा, नहीं, मैं ज़रा फैक्ट्री जाऊंगा। फिर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि बीवी की इज़्ज़त शोर से होती है। आप मुझे इस तरह मेरे मेके छोड़कर जाएंगे तो मेरी और मेरे भाई की जो इज़्ज़त आपके दिल में है इसका अंदाज़ा हमें बाखूबी हो जाएगा। वो रोने वाली होकर बोली, यार एक तो तुम छोटी छोटी बातों को आन का मसला बना लेती हो। खैर अभी तो तुम मुझे ऑफिस से जाने की तैयारी करवाओ। वो उठते हुए बोले, मगर वो किसी सोच में वहीं गुम बैठी रही। उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते रुके से देखा और पूछा, क्या सोच रही हो किरण? यही कि आपको बीवी की नहीं एक नर्स की ज़रूरत थी और आप तो फुल टाइम नर्स रखना अफोर्ड कर सकते थे। फिर मुझसे शादी का तकल्लुफ़ क्यों बढ़ता आपने? वो इन्हें देखते हुए बोली, हाँ मैं नर्स अफोर्ड कर सकता हूँ मगर कुछ काम सिर्फ बीवी के करने के होते हैं। अब मैं अपने हर काम के लिए नर्स से तो नहीं कह सकता ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए मायने खेजी लहजे में कहा। तो वो हया मेज़ कोफत से दो चार होते हुए वहाँ से उठ गई। बड़ी दूर का सोचते हैं साइम रहमान। बाकी जो काम बेचारी बीवी से कराया जा सकता है वो नर्स से तो नहीं कराया जा सकता। वैसे भी इनके रवैये से मुझे ये महसूस ही कब हुआ है कि मैं इनकी बीवी हूँ। वो वार्डरोब में से इनके कपड़े निकालते हुए सोच रही थी, बेगम साहिबा
नफीस साहब तशरीफ़ लाए हैं। साहब के दे रहना दोस्त मुलाजिम ने इसे आकर इतला दी और ड्राइंग रूम में बैठी अखबार देख रही थी। तुमने इन्हें बताया नहीं कि साहब फैक्ट्री जा चुके हैं? बताया जी, मगर वो आपसे मिलना चाहते हैं मुझसे। अच्छा ठीक है, भेजवाओ इन्हें। किरण ने कुछ सोच के इन्हें भेजने के लिए कहा। नफीस इम्तियाज़ इसके निकाह के गवाहों में शामिल थे, इसलिए इसने इन्हें बुला लिया। हेलो यंग लेडी। नफीस इम्तियाज़ तकरीबन 59 बरस के थे, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक ड्राइंग रूम में दाखिल होते से देखकर मुस्कुराते बोले, अस्सलाम वालेकुम अंकल। किरण ने खड़े होकर ने सलाम किया। ओहो, तुम्हारा मेरा अंकल का रिश्ता तो हरगिज़ नहीं बनता। वो मुंह बनाकर बोले, तो चलिए आप मुझे भाभी कहिए और मैं आपको भाई कहूँगी। वो मुस्कुराई। ना ना ना, इतनी दिल नशीन हसीन और जमील हुड दोशीज़ा की ज़बान से रिश्ते जचते नहीं हैं। उन्होंने इसके चेहरे को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा, तो कौन सा रिश्ता जचता है आपको मेरी ज़बान से? वो चुकन्नी होकर बोली, वो रिश्ता जिसमें एक अजनबी मर्द किसी भी हसीन और जमील औरत के पास बासानी जा सके। वो खवाजत से बोला, ओह, तो यहाँ आने वाले सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं, बेहया, बदकिरदार और बगैरत। किरण ने ज़ेलब कहा। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मिस्टर अजनबी, वो दरवाज़ा है, फ़ौरन से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। किरण ने सख्त और सफार लहजे में कहा। किरण, ये तो जुल्म ना करो, तुम किरण हो और किरण पर तो सबका हक होता है। वो गलीज़ अंदाज़ा मुस्कुराते हुए इसके सामने आते हुए बोला, मैं हया और पाकिज़गी की किरण हूँ, बेहयाई की अंधेरों में हरगिज़ नहीं उतर सकती। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बशीर चौकीदार, वो गुस्से से बोली। मुलाजमों को आवाज़ देने लगी, बहुत खुश नसीब है साइम के इस बुढ़ापे में भी इससे तुम जैसी जवान नोखेज़ खूबरू कली मिली है। हाय काश हमारे नसीब ऐसे होते। कुछ और ना सही लज्जत दीदार तो कर लेने दो। वैसे साइम भी बूढ़ा है, तुम कब तक इसके बुढ़ापे का साथ दोगी, या वो कब तक तुम्हारी जवानी तक साथ चल सकेगा? एक दिन रह जाओगी। हाँ, ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इस जायदाद के लिए ही तुमने साइम रहमान के 70 साल वजूद को कबूल किया है ना? नफीस इम्तियाज़ ने इसे देखते हुए अजीब लहजे में कहा। इसे घिन आ रही थी इसके लफ्ज़ों से, इसके वजूद से। शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैंने साइम का दोस्त होने और बुजुर्ग होने के नाते तुम्हारा बहुत लिहाज किया, मज़ीद नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चलाई तो वो हंसने लगा। इसी वक्त इसकी मोबाइल की बेल बजी। वो फ़ोन सुनने लगा तो वो फ़ौरन स्टडी की तरफ चली गई। खिड़की से इसने नफीस इम्तियाज़ को साइम विला का गेट कबूल करते हुए देख लिया था। वो फ़ौरन स्टडी से बाहर निकले और लॉबी में विक्की को फिरते देख इसके जिस्म में लावा बोलने लगा। इसने नफरत से रुख फेर कर वापस जाना चाहा तो वो जो इससे देख चुका था फ़ौरन भागकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। सटपटा कर 2 कदम पीछे हटी। तुम फिर आ गए, सुबह की खुराक हजम नहीं हुई तुम्हें? वो लहजे को सपाट करके बोली, हो गई हजम, जब भी तो आया हूँ। चौकीदार ने बताया कि साइम अंकल ऑफिस गए हुए हैं। ये तो और भी खुशी की बात है मेरे लिए। अब तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करने में आसानी रहेगी। वो कमीनगी से मुस्कुराता हुआ बोला, आखिर चाहते क्या हो तुम? वो अपने खौफ को छुपाते बोली, वेरी सिंपल, रोज़ाना चंद घंटे तुम्हारे साथ, तुम्हारी रफ़ाकत, तुम्हारी दोस्ती। और वो जुमला दानास्ता अधूरा छोड़ हंसने लगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी इज़्ज़त महफूज रखना मालिक। किरण ने दिल में दुआ की और लहजे को सख्त सपाट बनाकर बोली, हट जाओ मेरे रास्ते से, दिल नहीं मानता, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मार दो, मगर गोली मारने से पहले प्यार दो। वो खबासा से बोलते उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एक कदम और पीछे हट गई। अरे किरण डार्लिंग, ये हाथ इस बूढ़े के हाथ के काबिल नहीं है, ये हाथ तो मेरे हाथ में होना चाहिए। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। किरण ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और अपना दाया हाथ इसके गाल पर इस कुएं से जड़ दिया कि इसके तो 14 तबक रोशन हो गए। वो हैरान शजर सा खड़ा देखता रह गया। चले जाओ यहाँ से। किरण तेज़ लहजे में बोली, मैं देख लूँगा तुम्हें। वो अपने गाल पर हाथ फेरते हुए गुस्से से बोला, खबरदार जो मेरी तरफ मैली गलीज निगाह डाली हो वरना आंखें निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो पहले से ज़्यादा जलाल में बोली तो वो बीचों ताप खाता वहाँ से बाहर निकल गया। और किरण गुस्से से हामती कामती अपने कमरे में आकर लॉक लगा कर बिस्तर पर गिर गई और फुट फुट कर रोने लगी। इसे अपना बगैर महफूज महसूस हो रहा था। इस बड़े घर में इतने छोटे लोगों का आना जाना, इस हकीकत ने तो इसका खून ही खुश कर दिया था। इसे विक्की के इरादों से खौफ आ रहा था। वो थप्पड़ का बदला ज़रूर लेगा, ये ख्याल इसे बार बार खौफजदा कर रहा था। वो रोते रोते सो गई और जब बेदार हुई तो असर की अज़ान हो रही थी। इसने वुज़ू करके नमाज अदा की, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की दुआ मांगी, साइम की सेहत और सलामती और उनके मुखरी दोस्तों के साथ की दुआ मांगी। आंसू थे कि बहते जा रहे थे। नमाज से फारिग हुई तो साइम रहमान ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने दरवाज़ा खोल दिया। ये तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया हुआ था? वो अंदर दाखिल होते हुए बोले, क्योंकि बाहर आपके पालतू कुत्ते और भेड़िए दंदनाते फिर रहे थे। क्या? उन्होंने रुककर इसकी तरफ देखा। इसके आंसू देखकर वो ठटक गए। तुम रो क्यों रही हो? वो खबीस विक्की दोबारा यहाँ आया था। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, मैंने इसके मुँह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इसे रोते हुए बताया। क्या? वो हैरानगी से देखते हुए बोले, हर लड़की हर औरत अपनी इज़्ज़त के मामले में बहुत दलेर होती है। वो ऐसे नापाक हाथों को एक दफ़ा जवाब दे सके। आप में तो इतनी सी ताकत और दिलेरी भी नहीं कि अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत कर सकें। वो तंजिया और तलख लहजे में बोली, तो मुझ पर शक कर रही हो? वो खांसते हुए सोफे पर बैठ गए। आदमी अपने दोस्तों की सोहबत से पहचाना जाता है सर, और आपके दोस्त में आपका दोस्त कोई नहीं है।
आए थे आज आपके नफीस इम्तियाज़ साहब, वो भी विक्की की ही ज़ुबान बोल रहे थे। ये कैसे हो सकता है, वो एक शरीफ आदमी है। हूँ शरीफ आदमी, आप दौलतमंद लोग शरीफ आदमी में न जाने क्या खूबियाँ चाहते हैं। नफीस इम्तियाज़ अबलीस लगा है, आप अबलीस लगा है आज मुझे। मैं नहीं मानता, बरसों पुराने ताल्लुकात हैं मेरे विक्की और नफीस से, यानी छोटे मियाँ बड़े मियाँ। सुबहान अल्लाह, हर आने वाला तुम पर ही आशिक हो जाता है। वाह भाई, साइम रहमान ने तंज़ किया। आपके ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? वो दोनों बदनीयत हैं, आपको यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? इस 4 कनाल के बंगले में 4 फुट की ज़मीन भी ऐसी नहीं है जिस पर कदम रख कर मैं ख़ुद को महफूज तस्वर कर सकूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इन ऊँचे महलों में इतने नीच काम होते हैं, या रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम पमाल किया जा रहा है, और आप बेहिस बने बैठे हैं। बीवी हूँ मैं आपकी, क्या सोचकर आप मुझे इस घर में लाए थे? वो घुटनों के बल इसके सामने कारपेट पर बैठकर नम आवाज़ें बोली। वो बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। क्या चाहती हो तुम? एक बीवी क्या चाह सकती अपने शोहर से? वो इन्हें देखते हुए इनसे पूछ रही थी, क्या कमी है तुम्हें यहाँ? मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ की कमी है यहाँ? और एक बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ की तमन्ना होती है। दौलत तो बहुत बात की चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि मलबूसात और ज़ेवरात के बोझ तले में अपने असल हकूक़ को फरामोश कर दूँगी? नहीं सर, मैं आपके दिए हुए कीमती मलबूसात और नायाब ज़ेवरात की शुदाई कभी भी नहीं थी। मुझे मेरे शौहर का प्यार और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर आपको मेरी अपनी बीवी की आन अना आबरू की कोई परवाह नहीं, और आपके ये हाथ, वो इनके सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत हाथ अपने हाथों में लेकर बोली। ये खूबसूरत मजबूत हाथ जिन्हें देखकर और थाम कर ये एहसास नहीं होता कि ये किसी शख्स के हाथ में है। इन हाथों की खूबसूरती मजबूती का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये अपनी इज़्ज़त की हिफाजत ही ना कर सके। मुझे ये 4 दीवारी नहीं चाहिए साइम साहब, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकते, तो मुझे तलाक दे दें। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? वो इसके हाथ झटक कर गुस्से से बोली। अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अगर मज़ीद इस माहौल का हिस्सा बनी रही तो एक दिन हो जाऊंगी पागल। वो उठकर सोफे पर बैठते हुए बोली, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, आपसे तो बात करना ही फजूल है। दुनिया का पहला शौहर है साइम रहमान, जिसे अपनी बीवी की इज़्ज़त की और इसकी परेशानी की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें इस बदतमीज़ी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। वो गुस्से से बोले। ओह, तो गोया विक्की और नफीस ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी की है वो आपकी इजाज़त से की है। इसने भी बराबर चोट लगाई। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। वो गुस्से से बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिमाग तो दुरुस्त है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, ताकि ख़राब लोगों की ख़राब नीयतों निगाहों का असर मेरे दिमाग पर भी ना पड़ जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हकीकत से कट कर रह गई हूँ। ये सब कोई डरावना ख्वाब है या फिर कोई शराब है? आप और आपके दोस्त किसी और ही सियारे की मखलूक है, और तुम एक ज़ालिम देव की कैद में हो। एक दिन एक शहज़ादा आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम इस शहज़ादे के साथ इस जगह अकेली खड़ी होगी, मेरे इस महल की जगह धुआं उठ रहा होगा। वो शहज़ादा तुम्हें अपने साथ अपने महल में ले जाएगा और तुम इसके साथ हंसी खुशी रहने लगोगी, है ना? साइम रहमान इसकी बात काट कर कहा, अफसोस, सद अफसोस, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी जो मैंने नईम भाई की बात मान के इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैंने बहुत सी बातों के साथ ये सोचा था कि मुझे गफ़ार जैसे वारा मिजाज शख्स से छुटकारा मिल जाएगा, मगर नहीं। मैं तो एक गफ़ार से बचकर इस रिश्ते की पनाह में आई थी। यहाँ तो एक से ज़्यादा गफ़ार राल टपकाते नंदनाते फिरते हैं। इस एक गफ़ार को तो इसकी बीवी की हैसियत से, मोहब्बत और नरमी से, प्यार और खलूस से, अपनाइयत से समझा बुझा कर राय रास्ते पर ला सकती थी। ये काम नामुमकिन तो नहीं था, मगर यहाँ तो रिश्ते की अहमियत है ना हैसियत है, ना ही इसका एहतराम है। मिचोर मर्द ही अपनी आन से बेपरवाह हो तो तकदीर से या किसी और से क्या शिकवा करूँ मैंने तो खलूस दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहा था, लेकिन आपको तो मेरे प्यार, खलूस और वफ़ा की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो शायद मुझे एक डेकोरेशन पीस के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर इस घर में सजाने के लिए ले आए थे, और चारों जानिब वो वाह वाह वसूल करके न जाने आप अपने कौन से नासूदा जज्बे की तस्कीन कर रहे हैं। साइम साहब, औरत मोहब्बत के बगैर तो जी लेती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर कोई औरत जी नहीं सकती। आप मुझे मारना चाहते हैं तो अपने हाथों से एक ही बार मार डालें। ये अपने शैतान सिफ्त दोस्तों के हवाले मत करें मुझे, वरना तुम इन्हें मार दोगे। साइम रहमान इसकी बात काट कर कहा, नहीं, मुझे इतने घटिया नीच लोगों के खून से हाथ रंग कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ। किरण ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम खाना खा लो, मैं विक्की के घर जा रहा हूँ। मैं इससे इसके माँ बाप से 2 टोक बात करूँगा। मैं रहने दीजिए। विक्की ने अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो उसने एकदम से आगे आकर इनका रास्ता रोककर कहा, तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। उन्होंने मायने खेज जुमला बोला था, मेरा फ़ायदा हूँ। वो मुस्कुराए और बात इसकी समझ में आ गई तो उसने तासुब से देखा वो कब भला इनकी दौलत हासिल करने का ख्वाब देख रही थी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहें और कल तक फ़ैसला कर लें कि आपको मेरी इज़्ज़त अजीज़ है या अपने दोस्तों की नीयत। वो ये कह के कमरे से बाहर निकल गई। मुझे विक्की और नफीस से बात करना होगी, उन्होंने तो मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, मुझे अभी इनकी तरफ जाना है। साइम रहमान ने परेशानी से सोचा और फिर अपनी सोच को अमली शक्ल देने के लिए विक्की और नफीस इम्तियाज़ से मिलने के लिए बाहर निकल गए। ड्राइवर पहले ही तैयार करा था। इन्हें देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया।
सुबह वो बहुत बेदिली से उठी थी, नमाज़ अदा करके से अपना ज़रूरी सामान सूटकेस में पैक किया और साइम रहमान के फ़ैसले का इंतज़ार करने लगी। साइम रहमान बहुत देर से घर लौटे थे, वो भी 2 बजे सोई थी मगर फजर के वक्त उठ गई थी। आज यूँ भी इतवार था, साइम रहमान भी सो रहे थे। फैक्ट्री या ऑफिस जाने का मसला जो नहीं था, इन्हें नईम भाई और उज़मा भाभी पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने इसे आकर देखा नहीं था। वो किस हाल में है, यहाँ रह रही है। बस नईम भाई हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन कर लेते थे और फ़ोन पर वो सब ठीक की रिपोर्ट ही दे सकती थी। इसे अपने फ़ैसले पर कोई अफसोस नहीं था, इसे नईम भाई की मोहब्बत पर भरोसा था। उज़मा भाभी की जली कटी बातें सुनने के लिए तैयार कर चुकी थी वो खुद को। किरण नाराज़ हो मुझसे, वो सोचों में गुम सोफे पर सर रखे बैठी थी कि साइम रहमान की आवाज़ इसकी समातों में पड़ी। इसने ना कोई जवाब दिया, ना कोई हरकत, किसी पोजीशन में बैठी रही जैसे इसने इसकी बात सुनी ही ना हो। चलो नाश्ता कर लो, तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। कल से भूखी हो, साइम रहमान नरमी से बोले मगर वो ना बोली ना हिली। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मैं सुन रही हूँ, कहिए, इसने मुख्तसर मजबूरन जवाब दिया। इधर देखो मेरी तरफ। वो सोफ़े पर बैठकर बोले आप बात कीजिए, क्या तुम वाकई मुझसे तलाक लेना चाहती हो? साइम साहब, कोई भी औरत अपनी खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करती। तलाक का लफ्ज़ ही इसके लिए खुशियों के दरवाजे बंद करने की अलामत बन जाता है। माशरा तलाक याफ्ता औरत को एक बुरी औरत की नज़र से देखता है। तलाक गाली है इस माशरे की। किसी भी माँ, बेटी, बहन बेटी या बीवी के लिए। लेकिन साइम साहब, अगर लड़की अपनी इज़्ज़त अपने शौहर के घर में महफूज ना समझे तो उसे तलाक लेने में आफियत नज़र आती है। ज़्यादा ज़िल्लत से कम ज़िल्लत पर समझौता करना ये इस लड़की की मजबूरी बन जाता है। वो नहायत संजीदा सपाट लहजे में बोली। इसके चेहरे पर दुख और करब के आसार नुमाया थे जिन्हें देखकर साइम रहमान बेचैन हो रहे थे। अगर मैं तुम्हें तलाक ना देना चाहूँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दें। वो संजीदगी से बोली। नफीस इम्तियाज़ जैसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़, विकी जैसे बदनीयत शख्स से तहफ़्फ़ुज़ जो ये समझते हैं कि मैंने आपसे आपकी दौलत जायदाद की खातिर शादी की है, तो क्या ये गलत है? आप भी ऐसा समझते हैं? किरण ने बहुत दुख से इनकी तरफ देखा। ज़ाहिर है मुझ जैसे बीमार और 70 साल बूढ़े से एक कम उम्र और हसीन लड़की भला क्यों शादी करेगी? मेरी जायदाद के लिए ही ना कि मेरे मरने के बाद इसकी तनहा वारिस बन जाएगी। साइम रहमान ने नहायत सफाके से कहा। आप शुरू दिन से मुझे शक की नज़र से ही देखते आए हैं। आपकी उम्र के मर्द अगर अमीर भी हों तो इन्हें मेरी उम्र की लड़की से शादी करने के बाद इस किस्म का खौफ और शकूक घिरे रहते हैं कि लड़की अगर गरीब या मतवसत घर की हो तो इसके साथ हर ज़्यादती रवा रखी जाती है। इसे छोटे घर की लड़की कहकर ताने दे देकर एहसास कमती में मुब्तला करने की कोशिश की जाती है। वो तल्खी से बोली तो वो कहने लगे, हमारे सर्कल के कुछ तकाज़े होते हैं जिन्हें बहरहाल पूरा करना होता है। हमारे मज़हब के भी कुछ तकाज़े हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना होता है। मिस्टर साइम रहमान, और आप अपने जिस सर्कल की बात करें वहाँ बेहयाई, बेलबासी और बेबाकी को तरक्की और जिद्दत पसंदी का नाम दिया जाता है और मैं इन तकाज़ों पर यकीन कभी बुरा नहीं होता। सती में एक माँ से सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करी थी कि मैं आपके निकाह में आई हुई लड़की हूँ। आपसे बेवफाई करने या ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी। लेकिन इस एक माह में आपके रवैये ने मुझे बहुत कुछ बावर करवा दिया है। आप अब तक मेरी जो तौहीन कर चुके हैं वो बहुत है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक गरीब घर की लड़की ज़रूर हूँ मगर मैंने बहुत प्यार और एतबार भरे माहौल में परवरिश पाई है, इसलिए मैं शक और बेएतबारी के अंधेरे में नहीं रह सकती। आपने मुझ पर शक का इजहार करके साबित कर दिया कि विकी और नफीस इम्तियाज़ आपकी शय पर मेरे साथ बदतमीज़ी कर चुके हैं और मैं मज़ीद कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दें। इसने अटल लहजे में कहा। कहाँ जाओगे तलाक लेकर? ये मेरा मसला है, आपसे जो कहा है आप वो करें। सर, तुम गलत कर रही हो, दुरुस्त तो आपने भी नहीं किया। तुम्हारे भाई भाभी फुटपाथ पर आ जाएंगे। साइम रहमान से डराया। क्यों आ जाएंगे फुटपाथ पर? वो गुस्से से चीखी थी। आप इन्हें या मुझे फुटपाथ पर से उठा कर लाए थे या आपने इनकी रोज़ी रोटी का ज़िम्मा ले रखा था? इस एक माह से पहले इनका मेरे वालिदैन का दाना पानी आपके पैसे से चल रहा था। क्या करते रहे हैं आप अब तक मेरे घराने के लिए जो इतना गुरूर कर रहे हैं? इस एक माह में कौन सा इनकलाब आ गया जिसे हम जैसे पहले अपनी गुज़र औकात कर रहे थे वैसे फिर से शुरू कर देंगे? हम समझेंगे कि एक माह हमने भयानक तजर्बे की भट्टी में रहकर गुजारा है एंड डेट्स इट। तो तुम तो तलाक लेकर भी खसारे में नहीं रहोगे। तुम्हारे भाई ने खासा अच्छा हक मैं लिखवा दिया था। तुम लोग तो इसी में सारी ज़िंदगी ऐश कर सकते हो। साइम रहमान ने माथे पर आए पसीना पूछते हुए कहा, हम तो आपके आने से पहले भी ऐश ही कर रहे थे। और रही बात हक महर की तो मिस्टर साइम रहमान, मैं अपना हक महर मुबलगा 5 करोड़ रुपए आपको माफ़ करती हूँ। आपका पैसा आपको मुबारक हो। आप मुझे इस नामो निहार रिश्ते से आप आज़ाद कर दें। मैं आपके साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती क्योंकि आपने मुझे शक और मालो ज़र के तराजू में तोल कर मेरे दिल के तराजू से अपना वज़न हल्का कर लिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है। आप समझते हैं कि हर लड़की अपनी इज़्ज़त नफ्स लुटा सकती है, अपनी खुददारी आन
अना गिरवी रख देती है। तो मिस्टर साइम रहमान, ये आपकी भूल है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरा नाम किरण अजीम अहमद है और मेरे वालिदा ने मुझे जहाँ रिश्तों का एहतराम करना सिखाया, वहाँ ये भी सिखाया था कि इज़्ज़त पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान रिश्तों से ज़्यादा एहतराम अपने किसी रवैये में ज़ाहिर नहीं कर सकता। मगर आप तो नाम के मुसलमान हैं, नाम साइम रहमान, मगर सौम सलात से दूर का भी वास्ता नहीं है। मैंने तो आज तक आपको नमाज़ पढ़ते भी नहीं देखा। हालांकि इस उम्र में तो लोग ज़्यादा इबादत गुजार हो जाते हैं। वो जो जोशीले लहजे में बोलते बोलते एकदम आस्गी से बोली, अच्छा ज़्यादा लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आई आलमा फाजला। वो डांट कर बोले तो इससे और भी गुस्सा आ गया, मुझे तलाक चाहिए। अब क्या हाफजा एकदम से कमज़ोर हो गया है आपका, जो मेरी बात भूल गई। वो गुस्से लहजे में बोली, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, जाओ जो दिल चाहे कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अदालत से खुला कर नोटिस आपको मिल जाएगा। और दरवाजे की सिमत बढ़ गई। रुक जाओ किरण, तुम कहीं नहीं जाओ। साइम रहमान की आवाज़ ही नहीं, लहजा भी यकदम बदल गया था। किरण के कदम खुद ब खुद रुक गए और इसने सटपटा कर मुड़कर देखा तो उसके पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। साइम रहमान इसके सामने थे और इनके हाथ बड़ी तेज़ी से अपनी नकली दाढ़ी, मूछे, विग और ऐनक उतार कर फेंक चुके थे। अब इसके सामने एक नौजवान खूबरू शख्स खड़ा था। सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद रंगत, गहरे ब्राउन सिल्की बाल, गहरी ब्राउन आंखें, दिल को मोह लेने वाले नया नक्श, मजबूत जिस्म, जिसको देखकर इसे खुद भी इनके मजबूत और जवान होने का एहसास हुआ करता था। 6 फुट 2 इंच कद में साइम रहमान एक खूबरू हीरो की शक्ल में इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और वो खौफ से पीली पड़ती जा रही थी। तो तुम कौन हो तुम? वो खौफज़दा लहजे में बोली। किरण, मैं साइम हूँ, तुम्हारा शोहर। साइम रहमान इस नए चेहरे ने यकीन दिलाना चाहा। नहीं, तुम मेरे शोहर नहीं हो, तुम फ्रॉडी, धोखेबाज हो, चीट किया तुमने मुझे, आई हेट यू। वो गुस्से और नफ़रत से बोली थी। किरण, मैंने जो कुछ किया वो मेरी मजबूरी थी, तुम्हें पाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो इसके करीब आते हुए नरमी से सफाई पेश कर रहा था। मुझे पाने के लिए या मुझे ज़माने के लिए? नो मिस्टर, मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती, तुम साइम रहमान नहीं हो। किरण, मेरी बात सुनो। वो इसके शानों पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ो मुझे। वो हज़ानी अंदाज में चलाई। क्यों छोड़ दूँ मैं तुम्हें? बीवी हो तुम मेरी। वो दस्ती से बोला। बीवी? तुम क्या जानो बीवी किसे कहते हैं? तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। वो रोते हुए बोली, मेरी बात सुनो किरण। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? तुम धोखेबाज हो। वो रोते हुए चलाई। हाँ, मैं हूँ धोखेबाज। वो इसके शानों को झटक कर गुस्से से बोला, इसलिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी भाभी की मर्ज़ी से हासिल करने के लिए ये रूप धारा था। तुम्हें नईम भाई को इससे सारी गेम का इल्म था, तुम्हारे नईम भाई को इससे सारी गेम का इल्म था। मेरे भाई पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये इल्ज़ाम नहीं, ये सच है। वो तेज़ी से बोला, तुम्हारे भाई के बकौल की इनकी बेगम उज़मा तुम्हारी शादी अपने भाई से कराना चाहती थी। वो मेरे रिश्ते से निकाह कर देती क्योंकि वो तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता कभी कबूल ना करती। और अगर नईम भाई ज़बरदस्ती करते तो घर में हर वक्त फसाद बरपा रहता। उज़मा भाभी ना इनसे खुश रहती ना हमसे, बल्कि हर वक्त हसद की आग में गुस्से में जलती रहती है। सारी सूरत हाल जाने के बाद मैंने नईम भाई को ये तजवीज़ पेश की थी, अगर मैं सचमुच का बुरा होता तो वो हरगिज़ भी तुम्हारी शादी के लिए मुझे हाँ ना करते। वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, उन्होंने तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज कराने के लिए हकमेर 5 करोड़ लिखवाया था, और अगर 10 करोड़ भी लिखवाते तो मुझे कोई इतराज़ ना होता और हमारी ये प्लानिंग कामयाब रही। नहीं, भाई को मरात में मैंने अपनी खुशी से दी थी और रकम भाभी का मुंह बंद करने के लिए। इतना कुछ इन्हें तुम्हारी शादी करके कहीं और से तो नहीं मिल सकता था ना, इसलिए वो भी खुश हो गई और शादी खैरियत से हो गई। तो शादी के बाद आपने अपना ये बहरूप क्यों नहीं बदला? वो तंज से बोली, यूं ही तुम्हें तंग करने को दिल चाह रहा था, सोचा था कि चंद रोज़ बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी खिदमत और मोहब्बत देखकर मुझे हिम्मत नहीं हुई। और फिर विक्की और नफीस अंकल भी पहले से तैयार करदा रोल के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे थे। नफीस इम्तियाज़ मेरे अकलौते मामू हैं और विकीन का अकलौता बेटा है। यकीन करो हम सब बहुत शरीफ हैं, वो बहुत नाइस लोग हैं। ये सब तो ड्रामा था, वो संजीदगी से बता रहा था। इतना घटिया ड्रामा करते हुए किसी भी शख्स को शर्म ना आई। इसने भीगती हुई आवाज़ में कहा, इसे अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर बहुत सदमा पहुँचा था। आई एम रियली सॉरी किरण, दरअसल मैं कई बार लड़कियों से धोखा खा चुका हूँ, सब मेरी दौलत की वजह से मुझसे शादी और दोस्ती के ख्वाह थे, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने का फ़ैसला कर लिया था। इसने इतराफ़ किया, आजमाने के लिए अपनी क्लास की लड़की नहीं मिली थी आपको, दिल ही तुम पर आ गया, तो प्लीज़ मुझसे ऐसी चीप बातें मत करे। वो संगदिली से बोली, साइम रहमान नाम है मेरा, ये देखो मेरा शनाती कार्ड। साइम रहमान ने मचल कर अपनी दराज खोली और अपना ID कार्ड इसके हाथ में पकड़ा दिया। शनाती कार्ड वाकई इसका था, इसकी तस्वीर के साथ साइम रहमान वल्द रहमान अली महरूम लिखा था। मुझे अब आपकी शनाख्त से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने मेरी तौहीन की, मजाक बनाया मुझे सबके सामने, और बाय द वे तुम्हारी इस दौलत कदे में नौकरों की जो फ़ौज मटर गश्त करती फिरती है, तुम्हें
इन्हें तुमने क्या कहानी सुनाई थी। वो आईडी कार्ड बेड पर फेंक कर तल्खी से बोली, मेरे इस खूबसूरत घर में 2-3 ड्रामों की शूटिंग हो चुकी है अब तक, और मैं भी अनकरीब एक ड्रामा सीरियल शुरू करने वाला हूँ। मैंने सब से यही कहा था कि ड्रामे की शूटिंग खुफिया कैमरों के ज़रिए हो रही है, लिहाजा सब मुहतात रहें। चलें, आज आपके इस ड्रामे का ड्रॉप सीन तो हो गया आखिर। आई एम सॉरी किरण, आपके ये अल्फाज मेरी एक माँ की अज़ियत, करब, परेशानी और दुख का ज़ाला नहीं कर सकते। मिस्टर साइम रहमान, आपने जो किया आपने खुद किया, जो किया सो किया। आपने गैर मर्दों की ज़बान से मेरे लिए जो बाजारी जुमले अदा कराए थे, इनके लिए मैं तुम्हें और इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बीवी की किस कदर तजलील और तौहीन का बायस बन रहे हैं। और वो अपने आंसू साफ़ करते हुए बोली, किरण, वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इंतहाई नामकूल वजह है ये सर। बीवी की बाजारी और फहाश जुमले सुने बगैर आपकी आजमाइश मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर मैं आपके साथ ये सब करती तो कैसा लगता आपको? अगर मैं भड़क जाती तब क्या कर लेते आप? आपने तो मुझे खुद दूसरों के रहम करम पर छोड़ दिया था, मैं अब आपको छोड़कर जा रही हूँ। वो गुस्से से बोली, कहाँ जाओगी ये घर छोड़कर? वो तड़प कर बोला, आप मेरी फ़िक्र ना करें सर, मैंने ना तो ख़ुद को कभी शहज़ादी समझा, ना ही किसी शहज़ादे और महलों के ख्वाब देखे। आप मुझे आपका ये दौलत कदा छोड़ते हुए कोई मलाल हो। मैंने अपने बड़ों की बात मानकर रिश्ता कबूल किया था, वरना मुझे आपसे या आपकी अमारात से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे से रिश्ता जोड़ने आए थे, मैं आपसे इस रिश्ते की भीख मांगने आपकी दर दौलत पर नहीं आई थी। रकम भी आपने अपनी दौलत का रौब जमाने के लिए भाभी के बहाने दी थी, वरना मेरी भाभी लालची औरत नहीं थी कि मानती तो सिर्फ पैसों की एवज मानती। बात मनवाने के बहुत से तरीके होते हैं, मगर बाज़ लोग अपनी सोच के मुताबिक ही अमल करते हैं। मैं नई भाई के पास जा रही हूँ, वो संजीदगी से बोली, इसे शोला बार नज़रों से देखती हुई जाने के लिए मुड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूँ? वो बेकल होकर इसके सामने आया। जब मैं आपको कहती थी तब आपका जाना पसंद नहीं था, और अब मैं आपको अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करूँगी। मेरा रास्ता छोड़िए। वो बहुत बेमरवती और संजीदगी से बोली, किरण, एक बार माफ़ कर दो प्लीज़ किरण, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, हूँ मोहब्बत? जब आप वाकई मोहब्बत करना सीख जाए ना, तब ये अल्फाज ज़ाया कीजिएगा। इसने तंज़िया लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल के सामान पहले ही लॉबी में रखा था। किरण, मेरी बात तो सुनो। साइम इसके पीछे लपका, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, इससे एहसान की ज़रूरत नहीं है, एहसान करना है तो ये करे कि मेरा पीछा छोड़ दे। उसने तल्खी से कहा, मैं मर जाऊँगा किरण, आप अपने अल्फाज क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मिस्टर साइम रहमान, बेहतर होगा कि आप किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। वो उसे से बोली, तुम बीवी हो मेरी, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। साइम रहमान ने जताते वाले अंदाज में याद दिलाया, हूँ हक? पहले बीवी का कौन सा हक अदा किया है आपने जो अब हक की फांस चुभ रही है? मुझे कोई हक नहीं चाहिए, आप जैसे बेहिस और धोखेबाज शख्स से मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। वो ये कहकर रुकी नहीं, सूटकेस उठाकर तेज कदम उठाती इसकी नज़रों के सामने से गेट से बाहर निकल गई। वो बस इससे दोनों हाथों में सर पकड़कर खड़ा रह गया। साहब जी, आपने दाढ़ी तार दीजिए, ड्रामा ख़त्म हो गया? कुबरा ने इसे देखकर पूछा तो वो थके लहजे में बोला, हूँ हाँ, ड्रामा ख़त्म हो गया, कैमरे उतर गए हैं, सबको बता दो। अच्छा जी। कुबरा मुस्कुराती हुई वापस चली गई। इसने घर पहुंचते ही उज़्मा भाभी के गले लगकर रोना शुरू कर दिया था। वो घबरा गई कि क्या हो गया, और फिर इसने उज़्मा भाभी वाली बात निकाल कर बाकी सारी हकीकत इन्हें बता दी। वो बहुत हैरान हुई और फिर इसे चुप कराते हुए बोली, चलो ये तो अच्छा हुआ कि साइम यंग है, वो तो धोखेबाज है, ऐसे हासिल करते हैं मोहब्बत। अरे पगली, पैसे वालों के अपने तरीके होते हैं। अब इसने तुम्हें आजमा लिया और अब वो तुम्हारी दिलो जान से कदर करेगा, जो कहोगी वो मानेगा। ये तलाक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अरे ख़ानदान वाले साइम को देखकर जल जाएंगे। इतना अच्छा बर मिलने पर तो कुछ लोग पहले ही जल बैठे थे, अब अगर तुम मेके बैठ गई तो लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। उज़्मा भाभी ने पुरअसाइश ज़िंदगी इस नए मोड़ पर ख़ुद को काफ़ी सेट कर लिया था। अब तो बात भी मीठी करने लगी थी और लहजा भी रस में डूबा होता था। घर की फ़िज़ा बहुत खुशगवार हो गई थी, खुशहाल सी। भाभी, ये हर कोई मेरा ही मजाक क्यों उड़ा रहा है? पहले साइम और अब मैं नहीं जाऊंगी इसके पास। वो रोते हुए बोली, अच्छा मत जाना, अब भी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आराम से रहो। तुम्हारा गुस्सा सदमा कम होगा तो खुद ब खुद दिल में साइम के लिए जगह निकल आएगी। उज़्मा भाभी ने नरमी से समझाया, लेकिन मैं इसे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती। वो रोते हुए बोली, किरण, मेरी बहन, शादी के बाद लड़की को अपने शौहर के साथ निभा करना ही पड़ता है। साइम अगर तुमसे सच्चा प्यार करता है ना तो वो खुद तुम्हें मना कर ले जाएगा, वरना तुम्हारे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अपनी इज्जत से बढ़कर लड़की को अपने माँ बाप और भाई की, शोहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है, और शोहर की हर बुराई और हर ज़्यादती बुलाकर इसे अपने दिल में भी जगह देना पड़ती है, और इसके दिल में अपने लिए जगह बनाना होती है, जो बहुत मुश्किल काम है। मगर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा शोहर तुमसे प्यार करता है। इस वाक़े के बाद, इस दूरी से इसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत की आग मज़ीद भड़केगी। फिर वो यूँ दीवानों की तरह तुम्हारा तवाफ़ करेगा, तुम्हें लेने के लिए दौड़ा चला आएगा।
मैंने तुम लोगों को मना भी किया था कि इस ड्रामे में मुझे मत घसीटो, करवा देना जलील मुझे। नफीस अहमद ने विकी और साइम रहमान को देखते हुए कहा। साइम रहमान इस वक्त इनके घर मौजूद थे। अबू जान ड्रामे में भी ये रोल ही करना था, आपने हकीकत में रिहर्सल कर ली और क्या? विकी ने बेपरवाही से जवाब दिया। हालांकि परेशान खुद भी था। रिहर्सल का नतीजा देख लिया ना तुमने? किरण बेटी घर छोड़कर चली गई है, हम भाभी को मना लाएंगे, वो बार बार मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। साइम रहमान ने परेशान लहजे में कहा। जाहिर है जो कुछ हमने इसके साथ किया है इससे तो हमसे नफरत हो गई होगी। खैर तुम अभी किरण बेटी को मत छेड़ो, अभी वो गुस्से में है, जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम तीनों इसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। तुम तलाक देने की हिमाकत ना कर बैठना। नफीस से इम्तियाज़ ने संजीदगी से कहा। कभी नहीं अंकल, इसके बगैर तो अब मुझे सांस भी नहीं आएगी। साइम ने दिल से कहा। बरखुरदार खेल ख़राब था मगर लड़की खुदा ने तुम्हें हीरा दी है। हीरा ऐसी पाक और पकीज़ा और बाकिरदार लड़की है कि तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। ये मामला सेट हो जाए तो फिर कभी इसे कोई दुख मत देना, वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। नफीस से इम्तियाज़ ने इसे सख्ती से समझाया। आई नो अंकल, साइम रहमान ने दिल से इतराफ़ किया। नहीं भाई से बात की तुमने? विकी ने पूछा। हाँ की थी, उन्होंने भी फ़िलहाल इससे ना छेड़ने का मशवरा दिया है। यार मैं भाभी के पाँव पड़ जाऊँगा, इनसे कहूँगा कि भाभी मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दे, मगर प्लीज़ मेरे यार की ज़िंदगी में वापस लौट आए। विकी ने इस अंदाज से कहा तो दोनों को हंसी आ गई। जिनसे हमें हो प्यार बहुत कम इनको आजमाया करते हैं। अब तय कर लो दिल, जिससे दुखे तुम ऐसी शर्त मत करना, तुम ऐसी शरारत मत करना। साइम रहमान अपने बेडरूम में दीवार के सामने बुत बना खड़ा था और दीवार पर अवेजा किरण की इन लार्ज कराई गई तस्वीर को बहुत मोहब्बत और बेबसी से देख रहा था। 5.5 फुट कद की मालिक, भरी भरी जिसामत वाली कलियों जैसी रंगत, गुलाबों सी सुर्खी से भरे लब, रुखसार पर देखते चांद, आंखों की स्याही और सफ़ेद चादर का पुरकशिश फैलाव और शानों तक लहराते घने स्याह चमकदार बाल जो इसके चेहरे की हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। दिल में सबत हो जाने वाले नए नक्श थे इसके। और जब साइम रहमान ने पहली बार किरण को देखा था तो इसने सफ़ेद आंचल में अपने चांद चेहरे का हाथ कर रखा था। इसके चेहरे की सादगी मासूमियत पर मर मिटा था। आज इसकी मासूमियत को धोखा देकर आसूदा और शर्मसार था। इसकी तस्वीर के सामने खड़ा बस इसी को सोच रहा था। नीले और सफ़ेद रंग के खूबसूरत लिबास में वो आसमानी हूर दिखाई दे रही थी। इसने हाथ बढ़ा के इसके चेहरे के एक एक नक्श को छुआ और अपने होंठों से लगा लिया। जब तुम पास थी तो मैंने इतनी कीमती लम्हे गवा दी और अब प्लीज़ किरण मुझे माफ़ कर दो। मेरी रातें अजीज ना करो, दिन बेकरार गुजरते हैं। मैंने बहुत आसानी से तुम्हें पा लिया था ना, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं की। अब इतनी ही आसानी से तुम मुझसे मेरी ही हमाकत की वजह से दूर हो गई। वो जिससे मुखातिब था थक कर बिस्तर पर आ लेटा, आंखें बंद की तो उसी का चेहरा इनमें आन समाया। इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और उठ बैठा और फ़ोन उठाकर नईम भाई के घर का नंबर मिलाया जो साइम ने इन्हें दिया था। किरण फ़ोन के करीब ही बैठी थी। बाकी सब तो सो चुके थे, वही अपनी सोचों में गुम थी कि फ़ोन की बेल ने इसे चुका दिया। इसके ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। रात के 12:15 बज रहे थे। हेलो, किरण ने रिसीवर उठा लिया। हेलो किरण, कौन? साइम प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना। वो जल्दी से बोला। आपने इस वक्त यहाँ क्यों फ़ोन किया है? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारी याद सता रही है, मेरी याद सता रही है। सासे जुर्म और सासे नदामत सोने नहीं दे रहा। वो तल्खी से बोली। प्लीज़ किरण रहम करो मेरे हाल पर, माफ़ कर दो ना, मैं इस गेटअप से तंग आ गया था इसलिए इस रोज़ जानकर तुमको गलत कहा। प्लीज़, इतनी जल्दी थक गए आप? अभी तो मेरे आंसू भी खुशक नहीं हुए जो मुझे आपकी बेतबारी, शक और धोखादही ने दिए हैं। किरण ने स्पार लहजे में कहा तो वो मिन्नत भर लहजे में बोला। मैं तुम्हारे सारे आंसू अपने दामन में जज़ब कर लूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं सारी ज़्यादतियों का ज़ाला कर दूँगा। प्लीज़, आपने मुझे एक माह तक बेवकूफ़ बनाए रखा, मेरा मजाक बनाया। अब आप भी एक माह बाद मुझसे ये बात कहिएगा, तब मैं सोचूंगी कि आपको माफ़ किया जाए या मज़ीद सज़ा दी जाए। और इस अरसे में आप ना तो मुझे फ़ोन करेंगे, ना मुलाकात की कोशिश करेंगे और ना ही मेरे घर आकर मुझे देखेंगे या मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा किया तो मज़ीद एक माह का इंतज़ार बढ़ जाएगा। किरण, ऐसा जुल्म तो ना करो मुझ पर। इसने बेबसी से एहतजाज किया। तो वैसा जुल्म करूं जैसा आपने मुझ पर किया है? अब आपको मेरी याद सता रही है। जब मैं आपके बेडरूम में थी तब आपको मैं नज़र भी नहीं आती थी। आपने बहुत हर्ट किया है मुझे, मैं जज्बात से खेले हैं आप। वो संजीदा और सपाट लहजे में बोली। मुझे एहसास है अपनी गलती का, इसलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ। किरण, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। गुड नाइट। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। साइम रहमान ने शिकस्ता अंदाज में रिसीवर रखा और फ़ोन साइड पर रख दिया। लेकिन एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल पर ज़रूर अपना जादू जगाएगी, तब तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकोगे, इसने यकीन से कहा और फिर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा।
और फिर अगले दिन वो नफीस, इम्तियाज़ और विकी को लेकर नईम भाई के घर आ गया था। किरण बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर इनके सामने इन तीनों ने इससे माफ़ी मांगी। वो खामोश बैठी रही। भाभी बेशक मुझे एक और थप्पड़ मार ले मगर मान जाए प्लीज़। विकी ने मिन्नत की, किरण मान जाओ बेटा। नईम भाई ने भी कहा भाई आप भी इनके साथ शामिल थे, सब जानते थे मगर आपने कुछ नहीं बताया। जब वो आप सब की मर्ज़ी थी तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इन्हें माफ़ करूं या ना करूं। मिस्टर साइम ने ये समझा होगा कि मैं गरीब घर की लड़की हूं, लोगों की बातों के खौफ से इनकी ये हरकत आसानी से भूल जाऊंगी। ये सॉरी कह देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। बात ख़त्म हो जाती है अगर इनकी ज़ात तक महदूद रहती। उन्होंने अपने दोस्त रिश्तेदारों को, मुलाजमों को शामिल किया इस ड्रामे में। गोया मैं तो खिलौना थी ना इनकी नज़र में। जब इनका इस खेल से दिल भर गया तो ड्रामा ख़त्म कर दिया। चाहे मजाक शरारत में सही उन्होंने आजमाया तो मेरी ज़ात को, मेरे किरदार को था ना। फ़िलहाल मेरे दिल में इन साहिबान के लिए, ख़ास कर मिस्टर साइम रहमान के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। दुआ कीजिएगा कि ऐसा हो जाए और मैं इन्हें माफ़ कर सकूँ। किरण ने नहायत स्पार्ट और तलख लहजे में कहा और सबको शर्मिंदगी से गहरी चुप में धकेल कर वहाँ से उठकर चली गई। किरण बेटी को वक़्त चाहिए, इसे वक़्त देना होगा। फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए ये बात ख़त्म कर दो साइम, बाद में देखेंगे। नफीस, इम्तियाज़ ने कहा। वो बुझे बुझे अंदाज में सर हिलाकर रह गया। कई दिन गुजर गए। साइम रहमान इसके प्यार में पागल हो रहा था और वो खामोशी से मेके में दिन रात गिर रही थी। दिल में उदासी सी छाई रहती थी हर दम। आज उज़मा भाभी इसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाजार ले आई थी। इन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी थी। किरण को भी अपने लिए एक सूट पसंद आया तो उसने पैक करने की गर्ज से दुकानदार को दिया। बिल कितना है? इसने दुकानदार से शॉपिंग बैग लेते हुए पूछा। 4,500 रुपये। क्या एक सूट ख़रीदा है मैंने और इतना ज़्यादा बिल? वो ऐसे बोली बाजी आपके सूट के 500 रुपये हैं और जो 2 सूट साहब ने ख़रीदे हैं इनके 4,000 रुपये हैं। दुकानदार ने बताया। कौन से साहब ने ख़रीदे हैं? आपके मियाँ साहब ने। इसके पीछे से साइम की आवाज़ आई तो वो बुरी तरह चूम कर पलटी। आप? जी खादिम। वो सर खम करके मुस्कुराया। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? इसका मुँह बन गया था। तब कर पूछा क्योंकि आप मेरी बीवी हैं, आपके अखराजात उठाना और बिल अदा करना अब मेरी जिम्मेदारी है और वैसे भी मैंने सुना है कि मेहरबानी करने से लोग मेहरबान हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखता बोला तो वो सुर्ख पड़ गई। अरे साइम भाई आप? उज़मा भाभी अभी अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके इस तरफ आई तो साइम को खुशगवार हैरत से देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सैन ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? देख ले भाभी, दिल को दिल से राह होती है। हम तो अपनी बेगम साहिबा की कशिश में यहाँ खींचे चले आए हैं, इनको शॉपिंग करा दी तो ये खफा हो रही हैं। साइम रहमान ने किरण के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। ये तो पागल है भाभी। पागल तो हम भी हैं मगर इनके प्यार में। साइम रहमान ने आसिया से कहा। किरण हया और गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से हटने लगी तो साइम रहमान ने इसकी चादर का पल्लू पकड़ लिए। 1 मिनट जल्दी क्या है, कटे चलते। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शॉपिंग का बिल अदा करके शॉपिंग बैग उठा लिए जो किरण छोड़ चुकी थी। चलें भाभी आपको अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। इस ठंड में आइसक्रीम उफ। वो हंस दी और तीनों दुकान से बाहर निकल आए। कुछ लोगों का मिजाज बहुत गर्म हो रहा है इसलिए तो आइसक्रीम ही ठीक रहेगी। शायद आइसक्रीम की ठंडक से इनका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। साइम रहमान का इशारा किरण की तरफ था। वो खूब समझ रही थी और बीजोताब खा रही थी। तो भाई जिसका मिजाज गर्म है तुम इसे ही आइसक्रीम खिलाओ और मुझे तो चाय या सूप पिला दो। उज़मा भाभी ने हंसकर कहा। ज़रूर भाभी। भाभी घर चलें, देर हो रही है। किरण ने कहा। इसके चेहरे से बेजारी आया थी। साइम रहमान मुस्कुराते उसे देख रहे थे। चलते हैं किरण, तुम तो बहुत ही बेमरवत हो। उज़मा भाभी ने इसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो कहीं और ना जा सके। साइम रहमान मुस्कुराते हुए इन्हें करीबी रेस्टोरेंट में ले गए। साइम रहमान ने किरण के लिए आइसक्रीम मंगवाई और अपने और उज़मा भाभी के लिए सूप मंगवा लिया। आइसक्रीम खाइए बेगम साहबा, आपके गुस्से की आग से ये भी पिघल रही है। साइम रहमान ने इसे देखते हुए कहा और फिर उज़मा भाभी से पूछने लगे। भाभी नईम भाई और बच्चों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है और सब घर पर हैं। हूँ आप आई कैसी थी? आई मीन कन्वेंस रिक्शे में आए थे, वापसी भी इसी तरह जाएंगे? अरे भाभी ये कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी के होते हुए आप रिक्शे में घर जाएँ? मैं आप दोनों को घर छोड़ दूँगा। जी नहीं, हम टैक्सी से चले जाएँगे। किरण ने सुलग कर कहा। हम भी तो उम्र भर आपकी टैक्सी ड्राइवर का चार्ज संभालने को तैयार हैं, आप हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिए ना। वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले। वो रुख फेर गिर वो आसगी से बोले। किरण यार आप घर आ जाओ ना, मैं सारी रात तारे गिनता या खुदकुशी करने के इजाद करता खुदकुशी करने के तरीके इजाद करता रहता हूँ। बुज़दिल और नाकाम आशिकों वाली हरकतें वो बड़बड़ाई। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैं तो तुम्हें खौफजदा करने के लिए कह रहा था मगर वो रंजीदा हो गए। मुझे आपकी किसी हरकत का कोई खौफ नहीं। आप खुदकुशी करें या तारे गिने मेरी बिला से। वो नहायती सफाके से बोली। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, कितनी हसीन ज़िंदगी को हराम मौत की नज़र कर दूँ। मैं तो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी जुदाई ही मेरी मौत के लिए काफ़ी होगी। इस बेरुखी का फंदा ही मेरे लिए बहुत है। मेरी सज़ा बढ़ाई जाओ। एक दिन जब ये ख़बर तुम्हें मिलेगी कि मैं नहीं रहा तो ये हरगिज़ मत समझना कि मैंने खुदकुशी की है, बल्कि ये समझना कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। मैं तुम्हारी मज़ीद जुदाई सहने की सकत ख़ुद में नहीं कर पा रहा था, लिहाजा 1 2 3 गो। वो आसगी से सूप का सिप लेते हुए बोले। किरण अब मान भी जाओ और कितना परेशान करोगे साइम को?
उज़्मा भाभी ने सूप पीते हुए इसे देखते हुए कहा। उन्होंने तो जैसे खुशियों और मोहब्बतों की चमन में रखा था ना। वो सुलझकर बोली। उज़्मा भाभी हैरानगी से बोली, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत प्यार करने वाली, दरगुजर करने वाली लड़की हो। फिर भाभी ये मेरा ही नसीब है, इसको मुझे सताने में मज़ा आ रहा है। साइम रहमान ने मुस्कुराकर कहा। भाभी चले। वो एकदम खड़ी हो गई। चलें भाभी, हमारा खाना पीना तो पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अब इस बहाने जब मैदे को खुराक मिल जाती है वो भी गई। साइम रहमान भी सूप से हाथ खींच कर खड़े हो गए। किरण इस बार चूम कर इन्हें देखा था। वो इससे पहले की निस्बत कदरे कमज़ोर दिखाई दिए। हद करती हो किरण तुम, उज़्मा भाभी से सारे रास्ते डांटती हुई घर पहुंची। नहीं भाई। साइम रहमान को इनके साथ देखकर खुश हो गया। समझे कि किरण और साइम का झगड़ा नाराज़गी खत्म होगी। मगर जब किरण को गाड़ी से उतरते ही मुंह बनाए सीधे अपने कमरे में जाते देखा तो उनकी खुशी मानद पड़ गई। क्यों यार, कोई बात बनी? उन्होंने साइम से मिलने के बाद पूछा। वो मुझसे बात ही नहीं करती तो बात क्या बनेगी भाईजान? उन्होंने आप भरकर कहा। मैं बात करूंगा किरण से। नहीं भाई, ये बात तो मुझे ही बनानी है। आप बचाए जैसे भी। साइम भाई आप खाना खा कर जाइएगा, मैं बिरयानी बना रही हूँ। उज़्मा भाभी ने इनसे कहा। जी ज़रूर भाभी, बहुत दिन हो गए पेट भर कर खाना नहीं खाया। उन्होंने आवाज़ बुलंद कहा। आवाज़ जैसे सुनना मकसूद थी। वो बीचों ताप खा रही थी और खाने की मेज़ पर जब सब खाना खाने लगे तो किरण कमरे में ही रही। साइम तो इसकी वजह से इतनी देर तक यहाँ रुके रहे थे कि खाने की मेज़ पर दीदार हो जाएगा, मगर इसके ना आने से इन्हें बहुत दुख हुआ। घर जाने से पहले वो इसका शॉपिंग बैग इसे देने के लिए इसके कमरे में आए तो इसे किसी गहरी सोच में गुम देकर बोले। ख्यालों में गुम होने से बेहतर है कि इंसान किसी के प्यार में खो जाए। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो इन्हें देखकर सड़पटा कर बोली और बिस्तर से उतर गई। मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है? वैसे मैं तुम्हारी चीज़ें देने आया था जो तुम नाश्ता मेरी गाड़ी में छोड़ आई थी। वो शॉपिंग बैग इसके बेड पर रखकर बोले। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है ना हो, मगर मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँ। आखिर तुम बीवी हो मेरी, हक है तुम्हारा मुझ पर। वो इसके खफा गुलाब चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले। तो इसने तंज़िया लहजे में कहा। हूँ हक फ़र्ज़ बीवी, पहले तो जैसे बीवी के सारे हकूक़ अदा करे है ना, जो ये एक अदा ना हुआ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है तुम्हारे साथ। मैं तलाफ़ी करना चाहता हूँ अपनी ज़्यादती की। तो मुझे एक मौका तो दो किरण प्लीज़। मैंने आपसे कहा था कि मुझे से एक माह तक मिलने या बात करने की कोशिश मत करें, मगर हर दूसरे रोज़ यहाँ नाजिल हो जाते हैं। उस पार लहजे में बोली। मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। झूठ सच कह रहा हूँ किरण, जब से तुम यहाँ आई हो मेरी भूख प्यास नींद सुकून सब खत्म हो गया है। मेरा घर जाने को दिल नहीं चाहता। अपने बेडरूम में जाता हूँ तो कहीं तुम्हारी चूड़ियों की खनक गूंजने लगती है और मुझे चौकन्ना कर देती है। कहीं तुम्हारी आवाज़ के फूल बिखरते हुए महसूस होते हैं। कभी तुम्हारे मलबूस की ससराहट दिल को बेकल कर देती है तो कभी तुम्हारे नरम कोमल से हाथों का लम्स मेरे बदन में हरारत बनकर तुम्हारे वहाँ ना होने की ज़िद को और भी ज़्यादा शिद्दत से साथ दिलाने लगता है। मैं खाने के लिए सिर्फ तुम्हारी खातिर रुका था। तुमने मेरे सामने एक मेज़ पर खाना भी पसंद नहीं किया। माना कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर मैं शोहर हूँ तुम्हारा। मेहमान समझकर हक़ मेज़बानी निभाने को चली आती। मेरी भी कुछ भूख कुछ प्यास मिट जाती है। सासे जुर्म से तुम्हारी बेरुखी से सोच कर परेशान होकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। अब कुछ और नहीं तो कम से कम एक पेन किलर ही अपने हाथ से खिला दो ताकि ये दर्द ख़त्म हो जाए। उसकी चूड़ियों को छेड़ते हुए संजीदगी और बेबसी से बोले। बुजुर्ग समझकर बहुत खिदमत कर चुकी हूँ मैं आपकी, अब मुझे आपकी किसी बात पे एतबार नहीं है। वो संग दिली से बोली तो वो थक कर कुर्सी पर गिर गए। मेरे साथ तो वही मामला हो गया, शेर आया वाला। सचमुच मर भी गया ना तो तुम कहोगी कि ड्रामा कर रहा हूँ। या आप बार बार मुझे अपनी मौत से डराने की कोशिश क्यों करते हैं? इंसान को कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए, शायद कामयाबी हासिल हो जाए। वो हंसकर बोले तो उसने एकदम से इन्हें देखते हुए पूछा है। और एक बात तो बताएं, वो दवा के नाम पर जो गोलियाँ आप खाते रहे हैं वो किस चीज़ की गोलियाँ थी? वो तो विटामिन की गोलियां थी। ओह क्या खूब प्लानिंग की थी आपकी। आपको तो इस साल के तमाम ऑस्कर अवार्ड मिलने चाहिए। कमाल के प्लानर और एक्टर हैं आप तो। वो तंजिया लहजे में बोली। शुक्रिया बेगम साहबा। वो मुस्कुराते हुए बोले। आप जाएं यहाँ से, मैं तो नहीं जाऊँगा। ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। वो कहकर जाने लगी तो उन्होंने इसकी कलाई थाम ली। छोड़े मुझे, इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इनके हाथ का लम्स इसके रगों पे में बिजली बनकर दौड़ गया था। दिल की धड़कनें मंतशर हो गई थी। तो मैं छोड़ दिया तो ज़िंदगी मुझे छोड़ देगी। वो खड़े होकर इसके चेहरे को देखते हुए बालों को इसके कान के पीछे सेट करते हुए प्यार से बोले। मुझसे ये डायलॉग मत बोले। वो अनजान बनकर बोली। ये डायलॉग नहीं है किरण, ये मेरे दिल की आवाज़ है। प्लीज़ जान, घर चलो। तुम्हारे बगैर वो घर सुना हो गया है। मेरी तो रातें ही नहीं सुबह अंधेरे हो गई हैं। तुम्हारे प्यार की किरणों की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ किरण। वह ऐसे मोहब्बत से देखते हुए बोले और इसे मोहब्बत से देखते हुए बोले और इसका दिल सारी खूबियाँ सारा गुस्सा बुला कर पिघल गया, मगर वो फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। इनकी बातों पर तो इसे रोज़े अव्वल
ही यकीन आ गया था, मगर वो इन्हें सज़ा देने के चक्कर में थी। इनके दिल में अपनी मोहब्बत, अपना मुकाम खुद देखना चाहती थी। फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रही, उस पार लहजे में बोली तो वो मुझसे गए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ये याद रखना कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है और तुम महीने की बात करती हो। ज़रा हिसाब तो लगा कर देखो कितनी सज़ा दोगी मुझे। आपने मेरी बात नहीं मानी तो महीने का क्या ज़िक्र। ओके, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और हो सके तो मेरा भी। साइम ने गहरा सांस लेकर कहा और फिर चंद सेकंड इसके चेहरे को देखने के बाद बेख्तियार इसकी पेशानी पर अपने लब रख दी। वो बुरी तरह सटपटा गई, नाराज़ नज़रों से इन्हें घूरा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम ना करो, मैं तुम्हें प्यार ज़रूर करूँगा। बाय। वो चले गए थे और अपना प्यार इसके माथे पर ही नहीं, दिल और रूह पर भी छोड़ गए थे। इसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। हया के, खुशी के, मोहब्बत और एहसास के कई रंग इसके अंदर बाहर बिखर गए थे। रात को सोने के लिए लेटी तो साइम का प्यार भरा लहजा इसके कानों में रस घोलता रहा और इसे पता भी ना चला। और वो साइम रहमान के संग वो ख्वाब और मोहब्बतों के सफ़र पर रात भर चलती रही। दिन के 10 बज रहे थे जब सोकर कमरे से बाहर निकली। घर में बहुत खामोशी छाई हुई थी। नईम भाई ऑफिस से जा चुके थे। आमना आसफा स्कूल में थी और इसका भतीजा नदीम खेल रहा था। उज़मा बेगम किचन में थी, उठ चुकी थी। वो अखबार लेकर बैठी थी कि भाभी चली आई जी। वो शर्मिंदा सी हो, कितनी देर तक वो कभी नहीं सोई थी। नाश्ता रखा है किचन में, कर लो। थोड़ी देर में करूँगी, ज़रा अखबार देख लो, मेरा रिजल्ट आउट होना था। वो अखबार मेज़ पर फैलाते हुए बोली, किरण आखिर क्या सोचा है तुमने। उज़मा भाभी का लहजा और अंदाज़ बहुत संजीदा था। किस बारे में। साइम के बारे में। मैं समझी नहीं भाभी, इसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। तुम ना समझी, मैं अपना नुकसान ना कर बैठा। लोग तो न जाने क्या कुछ समझ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है। ख़ानदान की आने वाली औरतें ये पूछती हैं कि किरण 1.5 माह से मेके क्यों बैठी है, क्यों मियाँ से अनबन तो नहीं होगी क्या, किरण उम्मीद से है जो यहाँ आराम करने आई हुई है, क्या किरण को इसके शोहर ने कबूल नहीं किया। इस तरह तरह के सवालात पूछती हैं। अरे वो सब तो खुश हैं कि तुम मेके बैठी। खुदा न खास्ता अपनी इसी अकड़ और अना की वजह से अगर मुस्तकिल घर बैठेगी तो देखना कैसे लड्डू फूटेंगे इनके दिलों में। वो कब खुश हैं तुम्हें अच्छे घर की दुल्हन बने देखकर। वो तो दिल से चाहेंगे कि तुम तलाक याफ्ता कहलाओ। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहती। वो तड़क कर बोली, तो कैसा चाहती है। देखो, औरत को ज़्यादा नखरे जेब नहीं देते, मर्द को बदलते देर नहीं लगती। इतने ही नखरे दिखाओ जितने शोहर बर्दाश्त कर सके। साइम तुम्हें चाहता है माफ़ी, वो अपनी गलती की मांग चुका है। 2 बार इसे के मामू और कज़न भी आकर तुमसे माज़ा कर चुके हैं। और क्या करें, वो लोग तुम्हारे पाँव पड़ जाएं या फांसी लग जाए। वो तुम्हें बहुत अच्छी और आला ज़रफ़ की लड़की समझते हैं। इनके ख्याल को अपने मनफी रवैये से ख़त्म करके मनफी ख्याल में मत बदलो, नुकसान उठाओगी। उज़मा भाभी ने संजीदगी और दृष्टि से समझाया, तो आप ही बताएं भाभी मैं क्या करूं। वो परेशान होकर बोली, नाराज़गी ख़त्म करो और अब जब साइम आए तो उसके साथ चले जाना। और हाँ, तुम्हारे भाईजान भी ऐसा ही चाहते हैं। इन्हें तुम्हारी ज़िद और रात खाने पर ना आने की वाली हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जब्त करके क्या कमी है। साइम रहमान में अरपत्ती है, इकलौता है, ना माँ बाप ना भाई बहन। राज करोगी इस महल में और सूरत सीरत का भी शानदार है, सबसे बढ़कर तुमसे प्यार करता है। अरे तुम तो खुशकिस्मत हो, कितना अच्छा शोहर मिला है तुम्हें, वरना साइम रहमान के लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है। अगर वो किसी और लड़की में दिलचस्पी लेने लगा तुम्हारी इस बेरुखी से तंग आकर, तो तुम बर्दाश्त कर लोगी। उज़मा भाभी से हक़ाइक़ से अच्छी तरह आगाह करा रही थी। वो पहली बार इतनी खौफज़दा हो रही थी। इस तरह से तो इसने सोचा ही नहीं था। मैं तो साइम से मोहब्बत करने लगी हूँ, मैं इन्हें किसी और का होते नहीं दे सकती। इसने दिल में एतराफ़ किया। ज़र्द देखकर नाश्ता कर लेना, उज़मा भाभी ने कहा तो वो चूँगी और अखबार पर जो गई। इसका ज़र्द अखबार में आया हुआ था। इसकी नज़रें तेज़ी से रोल नंबर में अपना रोल नंबर ढूंढ रही थी। बिलाखिर से अपना रोल नंबर मिल ही गया। इसका A ग्रेड आया था। वो खुशी से चीख उठी, भाभी मेरा A ग्रेड आया है, मैं पास हो गई हूँ, मुबारक हो। चलो इसी खुशी में शाम को घर में चाय की दावत के तमाम कर लेते। मैं साइम को बुला लूँगी, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना और इसके साथ चले जाना। उज़मा भाभी ने इसे गले लगाकर फ़ौरन सारा प्रोग्राम बनाते हुए कहा, जी भाभी ठीक है। वो खुशी और हया से मुस्कुराते हुए बोली, चलो फिर नाश्ता करके मेन्यू सोच लो, मैं साइम को फ़ोन कर देती हूँ। भाभी भाईजान को भी बता दें। अच्छा बताती हूँ इन्हें भी। वो हंसते हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। शाम की चाय पर इसने चिकन रोल्स, पिज़्ज़ा, कबाब, केक और गाजर का हलवा तैयार किया था। मिठाई नईम भाई ले आए थे। वो बहुत दिनों बाद बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। ग्रीन रंग के बॉटल, ग्रीन हल्के कामदार सूट और ज्वेलरी, सूट पर ज्वेलरी भी मैचिंग की थी। मेकअप और बालों का दिल के स्टाइल इसे बहुत हसीन बना था। साइम रहमान के संग जाने के ख्याल से इसके दिल में खुशी से शादियाने बच रहे थे, मगर इसकी सारी खुशी से वक्त मांद पड़ गई जब शाम 5:15 बजे साइम रहमान का ड्राइवर इसके लिए एक बुके, केक और मुबारकबाद की चिट्ठी दे गया। देखा आपने, वो जानबूझकर नहीं है, जानते थे ना कि इंतज़ार होगा जनाब का मेरी कामयाबी की। इन्हें खुशी होती तो इस तरह ड्राइवर के हाथ फूल और केक ना भिजवाते हों।
बड़े मोहब्बत करने वाले किरण ने उज़मा भाभी को देखकर गुस्से से कहा, हो सकता है कि इन्हें कोई काम पड़ गया हो या इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। उज़मा भाभी ने फिक्रमंदी से कहा, ज़्यादा ख़राब क्यों? कल तक तो भले चंगे थे वो, तुमने गौर से देखा था इन्हें कितने कमज़ोर लग रहे थे, सर में अलग दर्द था, तुम्हारे ना आने की वजह से खाना भी ठीक से नहीं खाया था, और सुबह जब मैंने इन्हें फ़ोन किया था तो वो घर पर ही थे, बता रहे थे कि तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है, शायद ऑफिस ना जा सके, ज़रूर इनका बुखार बढ़ गया होगा, वरना वो यहाँ ज़रूर आते। मैं नईम से कहती हूँ जाकर इनका पता करे, तुम तो ना हक इनसे बदगुमान होती रहती हो। उज़मा भाभी ने संजीदगी से इसकी सारी बातें बताने के बाद कार और कमरे से बाहर निकल गई। इनकी बीमारी का सुनकर तो उसका दिल भी बेचैन हो गया था। सारी गलती मेरी है, कल अगर मैं इन्हें दुआ खिला देती, इनकी बात मानकर इनके साथ चली जाती तो क्या था, इनकी शरारत की सज़ा तो इन्हें मिल ही चुकी है। या अल्लाह साइम को सेहतमंद और सलामत रखना। किरण ने परेशान होकर कहा और दिल से दुआ मांगी। नहीं भाई, रात के लौटे थे साइम रहमान को वाकई बहुत तेज़ बुखार था। ये सुनकर तो किरण की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया था। दिल में छुपी इनकी मोहब्बत भी मचलकर बाहर आ गई थी। इसका दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुँच जाए, मगर खुद से क्यों और कैसे जाए, अना के ये सवाल इसे रोके हुए थे। लिहाजा इसने सिर्फ दुआओं पर ही सारी तवज्जो मरकूज़ कर ली। 3 दिन गुजर गए। उज़मा भाभी और नईम भाई साइम रहमान को रोज़ मिलने जाते रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी बेहतर हैं पहले से। किरण, तुम साइम की बीमारी में भी वहाँ नहीं गई, वो क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में, बीवी हो तुम इनकी। उज़मा भाभी ने इसे शाम को लॉन्च में बैठे देखकर कहा तो संजीदगी से बोली, तो बीवी बनाकर रखा कब था उन्होंने मुझे पहले भी नर्स बना रखा था, अब जाती तो अब भी नर्स का किरदार अदा करने के लिए। एक तो तुम्हारी सुई वही अटकी हुई है, अब तक साइम जैसा लविंग और डैशिंग बंदा मिलेगा तुम्हें कहीं? उज़मा भाभी ने इसे समझाना चाहा था। भाभी जान, आप भी किसे समझा रही हैं जिसे मेरी या मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है? कदर नहीं है हो भी कैसे? इसने कभी प्यार किया हो तो उसे खबर हो कि अपनों की बेरुखी से दिल पर क्या क़यामत गुजरती है। साइम रहमान ने लॉन्च में दाखिल होते हुए किरण को देखते हुए कहा तो वो इनके यूं अचानक चले आने पर हैरान और परेशान होने के साथ साथ इनकी सूरत देखकर शादमान भी हो गई थी। स्याह पेंट कोट और नीली शर्ट में हल्की बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत डैशिंग लग रहे थे। अच्छे वक्त पर आए हो साइम भाई, मैंने चाय दम पर रखी है और पकौड़े तल रही हूँ, बस अभी लाई, आप बैठे। उज़मा भाभी ने इन्हें देखकर खुश होकर कहा, शुक्रिया भाभी। वो मुस्कुराते हुए बोले, कैसी हो? साइम रहमान ने इसे देखते हुए पूछा। खुश हूँ मेरे बगैर, साइम रहमान ने बड़े मान भरे अंदाज में कहा तो उसने बेख्तियार इनके चेहरे को देखा और नज़रें झुकाकर दिली कैफे को छुपाते हुए बोली, आपके साथ ने कौन सी खुशियाँ दी थी मुझे कि मुझे मलाल होता? ठीक है तुमने, लेकिन खुशियाँ देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। तुम तो मेरी तरफ देखती भी ढंग से नहीं हो। अरे दुनिया की आधी लड़कियाँ मरती हैं मेरी इस शक्ल पर। वो शौक़ी से बोले, जी हाँ, दुनिया की आधी लड़कियाँ और आपकी सूरत पर मरती हैं और आधी लड़कियाँ आपकी दौलत पर मरती हैं। इसी तरह सारी लड़कियाँ मर गईं और मैं रह गई आपके लिए। वो मुस्कुराकर बोली। वो हंस पड़े। फ़ख्र करो अपनी किस्मत पर लड़की। साइम रहमान हर किसी को दिल में जगह नहीं दिया करता। ओहो अनायत है आपकी, इसने हंसी उड़ाने के से अंदाज में कहा। बिल्कुल। खैर ये लो, ये तुम्हारे ए ग्रेड में पास होने का गिफ्ट। सॉरी मैं इस रोज़ नहीं आ सका था, बीमार हो गया था, सुना है तुमने मेरा इंतज़ार किया था। वो अपने कोट की जेब में से खूबसूरत सा छोटा सा पैकेट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से बोले, जी नहीं। वो गिफ्ट लेकर फ़ौरन कमरे की तरफ चली गई। वो हंस दिए। ये किरण कहाँ गई? उज़मा भाभी चाय पकौड़े और गाजर का हलवा ट्रे में सजाए लॉन्च में आई तो इसे ना पाकर पूछा, कहाँ जाएगी? वो भाभी यही है मेरे दिल में, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी इसके दिल में हो? वो हंस कर इंकिशाफ कर रही थी। वाकई भाभी, वो खुशी से बोले, हाँ तुम्हें तो अपना हक मनवाना जताना भी नहीं आता। वो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ होने वाली नहीं है। उज़मा भाभी ने इन्हें चाय का कप देते हुए कहा, तो ये मश्क सितम मुझी पर क्यों? ये तो तुम जानो, मैं तो इतना जानती हूँ कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मुस्कुराते हुए बोली। फिर आमना को आवाज़ देकर कहा, आमना बेटा अपनी पप्पो को बुला कर लाओ, इनसे कहो के चाय पी लें। अच्छा अम्मी। आमना किरण के कमरे की तरफ चली गई। और साइम भाई, अब तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है भाभी, बस दुआएं और 2-4 दिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मज़ीद खाना होंगी। वो चाय का घूंट भरकर बोले, अम्मी अम्मी पुप्पो तो रो रही हैं। आमना ने आकर बताया तो इन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। मैंने तो इसे इम्तिहान में कामयाबी का तोहफ़ा दिया था, लगता है तोहफ़ा पसंद नहीं आया। नहीं कोई और वजह है? उज़मा भाभी ने कहा। इनफ इज़ इनफ भाभी, मैं इसे ले जा रहा हूँ। साइम रहमान को एकदम जोश चढ़ा। उन्होंने चाय का कप मेज़ पर रखा और तेज़ी से किरण के कमरे की तरफ लपके और इसके सर पर जा पहुँचे। किरण चलो। उन्होंने इसका हाथ पकड़कर बेड से उठाना चाहा। कहाँ? इसने रोते हुए इन्हें देखा। जहाँ मैं ले जाऊँ, उठो फ़ौरन। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ कर इसे तेज़ी से खींचते हुए बाहर निकला। इसने पाँव में जूते भी नहीं पहने थे, दुपट्टा भी बामुश्किल गिरने से बचाया था। साइम गिफ्ट पैक उठा चुके थे। कहाँ ले जा रहे हैं आप इस तरह? मुझे वो पूछ रही थी मगर वो खामोश थे। उज़मा भाभी ने जो ये मंजर देखा तो परेशान हो गई, लेकिन साइम रहमान ने पीछे से मुड़कर इन्हें मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाकर सब ठीक हो जाएगा का इशारा किया तो वो भी मुतमिन होकर मुस्कुरा दिया। साइम इसे गाड़ी में बढ़ाकर गाड़ी तेज़ी से साइम वेला की तरफ ले गए। आस्ता चलाए, मुझे डर लग रहा है। वो इनकी तेज़ ड्राइविंग करने पर सहम कर बोले तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। वो खौफजदा होकर सीट की पुल से सर टकाकर आंखें मूंद गई। साइम ने इसकी तरफ देखा तो उसकी खौफजदा सूरत देखकर उन्होंने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। साइम वेला के
पोर्च में गाड़ी रुकी तो वो बुतों की तरह सीट पर बैठी थी। साइम ने दूसरी जानिब आकर दरवाज़ा खोला और इसका हाथ पकड़ के इसी तेज़ी से खींचते हुए बेडरूम ले आए। दरवाज़ा लॉक किया और इसे झटके से बेड पर पटक दिया। इसकी हल्की सी चीख निकल गई थी। अब दिल खोल कर रो, चाहे तो तकिए से लिपट कर आंसू बहा लो, चाहे तो मेरे सीने में आंसू जज़ब कर दो। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखकर कोट उतारते हुए कह रहे थे, ये क्या हरकत है। वो इसी तरह औंधे मुँह पड़े पड़े चीखी, ये मोहब्बत है मेरी जान, मुझे ये हरकत बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए, कहो मुझसे कितना प्यार है तुम्हें। साइम ने कोट में से वो गिफ्ट पैक मेज़ पर रखा और कोट को कुर्सी पर रखकर बोले, कितना भी नहीं। वो नज़रें चुरा गई, ना मानो उज़्मा भाभी मुझे तुम्हारा हाले दिल बता चुकी है। वो शार से हंसे, हाय हाय अल्लाह जी। वो उठने लगी थी कि उसके लबों से बेख्तियार चीख बुलंद हुई। वो पसली पर हाथ रखे कराने लगी थी, किरण क्या हुआ है। साइम ने घबरा कर इसका हाथ थामा, खुद ही तो इतनी ज़ोर से यहाँ पटका था, आप बड़े मासूम बन रहे हैं। हाय मेरी पसली, वो कराते हुए बोली। साइम ने इसके पास बैठे थे, बेड पर पटका था, ज़मीन पर तो नहीं। तुम तो बहुत ही नाजुक हो यार। हाँ तो पटक दे ज़मीन पर भी। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, प्लीज़ उठने की कोशिश करो, शायद झटका लगने से मोच आ गई हो। कहाँ दर्द हो रहा है, लाओ मैं सुलह दूँ। वो शर्मिंदा और परेशान से अपने बाजू में भरकर उठाने की कोशिश करते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़े मुझे। हाय मेरी पसली तोड़ दी, जालिम आदमी ये सलूक करने के लिए लाए थे मुझे यहाँ। वो कराते हुए बोली, किरण मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कसम से मैं तो तुम्हें मनाना चाहता था और जब्त नहीं हो रहा था मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा मैं आयोडेक्स ढूंढता हूँ, तुम लेट जाओ, मैं मसाज कर दूंगा, ज़रा सी देर में मोच निकल जाएगी। वो बेहद शर्मिंदगी और परेशानी से कहते उठे और साइड टेबल की दराज खोलने लगी। सी परेशानी और बुलखलाहट में पहले इनके हाथ से गिलास गिरा, फिर दवा की शीशी गिर गई और वह बुलखला कर झुके तो इनका सर दराज से टकरा गया और किरण की खिलखिलाती हंसी पूरे कमरे की फ़िज़ा में जलतरंग बिछा गई। साइम ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सुनाए, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो शरारत से उठकर इन्हें देखते हुए पूछ रही थी, किरण तो मजाक कर रही थी, यू नोटी गर्ल, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, ठहरो ज़रा। वो सब कुछ भूल कर इसकी तरफ दौड़े तो वो बेड से उतरकर सोफ़े की साइड पर भागी। इनके हाथ इसकी जानिब बढ़े मगर वो फुर्ती से दूसरी तरफ निकल गई थी। वो थककर वापस आकर बेड पर बैठ गई, अभी ताज़ा बीमारी से उठा और तुमने मुझे इस काम पर लगा दिया है, चलो अच्छी बीवी की तरह मुझे दवा खिलाओ, उन्होंने हामते हुए कहा। तो वो अपनी हंसी रोककर मेज़ पर रखी दवा की शीशी उठाने लगी तो शीशी इसके हाथ से फिसल गई, फिर गिलास गिरकर टूट गया। तो उसने बुल खिलाकर साइम की तरफ देखा और उठकर इसके करीब आ गए और इसका हाथ पकड़कर बोले, कोमल हाथों को आदत है नाजुक चीज़ें तोड़ने की, तुम दिल के कांच खिलौने से ऐसी शरारत मत करना, ये मुझे आपसे कहना चाहिए था। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उन्होंने पहले अपने कानों को हाथ लगाए, फिर इसके सामने हाथ जोड़ दिए, जो हुआ इसको भूल जा, मैंने तुम्हारी दूरी और बेरुखी की काफ़ी सज़ा काट ली है, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा, बस सिर्फ मोहब्बत भरी शरारत करूँगा, बस एक बार मुझे और मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लो। वो नरमी से बोले, कबूल किया कबूल किया कबूल किया। किरण ने मुस्कुराते हुए इनके हाथ थाम कर कहा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब दिल में कोई गुस्सा तो नहीं है ना। वो खुश होकर बोले, नहीं, प्यार है हूँ। वो लम्हे भर को सोच में पड़ी, फिर शर्मा कर हंस पड़ी। इस वक्त साइम को हंसते हुए खांसी आई तो किरण ने मसनूई गुस्से से इन्हें घुरा, कसम से ये मेरी असली खांसी है, इस बीमारी ने तुम्हारी कदर में और इजाफा कर दिया, तुम वाकई बहुत अच्छी, बहुत लविंग और केयरिंग लड़की। उन्होंने जल्दी से कहा, ले और दवा खा लें। इसने खुशी से मुस्कुराते हुए इन्हें गोलियां निकाल कर दी। अब दवा की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जो आ गई हो, तुम्हारे प्यार की विटामिन्स बहुत हैं मेरे लिए और मेरी जान। अब तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे हनीमून मनाने। वो इसे मोहब्बत से देखते हुए बोले, हनीमून पर जाने से पहले मेरा मुंह दिखाई का तोहफा तो दे देना। आप क्या नहीं दिया था, कब दिया था, आप आते ही मुझे डरा दिया था बड़े मियाँ ने। वो इस तरह बोली कि इन्हें हंसी आ गई। अच्छा बाबा, नाराज़ क्यों होती हो, मुँह दिखाई का तोहफा तो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, ये लो। साइम रहमान ने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में लिया और इस पर अपनी मोहब्बत की बेशुमार मुहर सबत कर दी। वो बुरी तरह शर्मा घबरा गई। क्यों, अच्छा है ना, मुंह दिखाई का तोहफा, उन्होंने शरारत से कहा तो वो शर्मीलेपन से हंसते हुए इनके सीने में छुप गई थी। वो खुशदिली से हंसे और पुरसकून होकर से अपनी बाहों में स्मोक कर आंखें मूंद ली, जिनमें आने वाली मुसरतों और मोहब्बतों के ख्वाब जगमगा रहे थे। तो कैसा लगा आपको नावल? नावल का नाम था तुम ऐसी शरारत मत करना और इसके राइटर हैं शबास गुल। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया होगा। बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही शरारती सा नावल और टचिंग सा था और कहानी अच्छी थी, पावरफुल थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।